जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विशाल सोमाई और आप देख रहे हैं हमारा चैनल विद्यास्थल। दिस चैनल हैज बीन क्रिएटेड टू प्रोवाइड एजुकेशन सर्विसेज टू द स्टूडेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज एंड कॉस्ट अकाउंटेंट एट ऑल लेवल्स। आप अगर हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं तो उनको लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करेंगे तो हमको बहुत मोटिवेशन मिलेगा और ध्यान से सुनिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन बेल बजा देंगे तो जब भी हम अगली वीडियो डालेंगे तो आपके फोन की घंटी बज जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? और फाइनली सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए आज ये लास्ट चैप्टर है और बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने ये डायरेक्ट टेक्स्ट सीरीज को कंप्लीट कर लिया है। आप सभी लोगों को बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप शुरू से लेके एंड तक इस डायरेक्ट टेक्स्ट सीरीज का हिस्सा बने रहे। अभी आगे मेरे को एक दो लेक्चर्स और लेने हैं जो सीएस और सीएमए के स्टूडेंट्स के करिकुलम में, और वो लेंगे। लेकिन आज सीए के स्टूडेंट्स का हम सारा कोर्स कंप्लीट कर चुके होंगे आज की क्लास तक, तो ये बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा देर से पहुंचे लेकिन दुरुस्त पहुंचे, क्योंकि मैं बीच में कोरोना की वजह से काफी टाइम तक नहीं आ पाया था। और फाइनली लेकिन आप लोगों का एंड टाइम तक जो सपोर्ट बना रहा इस सीरीज के लिए वो बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हम डेली बेसिस पे एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करते थे। अब भले ही हमको 10 घंटे लगते हो या 12 घंटे लगते हो, आज का जो चैप्टर है वो मात्र 2 घंटे का है। 2 घंटे में ज्यादा से ज्यादा 2.5 घंटे में कवर हो जाएगा। ज्यादा समय नहीं लगने वाला अपने को, अगर अपनी अच्छी स्पीड रही तो। लेकिन आप लोगों को मैं ये चैप्टर शुरू करने से पहले फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूंगा। और आप देखो ना यार, अपन ने जब शुरू किया था तो बहुत स्मूथ चल रहा था, फिर बीच में एकदम से हर्डल्स आए और फिर से अपन ने गिव अप नहीं किया और एक तरीके से उठ गया और अपन ने अब ये पूरे चैप्टर्स कंप्लीट करे पूरे दिन बैठ के। ठीक है, अब जब से हमने रिज्यूम करी क्लासेस तब से तो हमने ब्रेक भी नहीं लिया है, रोज क्लासेस चल रही हैं और आज जाके फाइनली हम इस पॉइंट पे आके पहुंचे। तो जो अपनी जर्नी है ना, ये अपनी जर्नी भी कुछ इसी तरीके की है सीए की। ये अपनी जर्नी सीएस की, सीएमए की, ये ऐसे ही अपने को लाइफ में फेस करना होता है कि जब तुम शुरू में होते तो कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है और बीच में प्रॉब्लम्स आती हैं। और उस प्रॉब्लम को, उस टाइम पे जो प्रॉब्लम्स आ रही है, अपना पेपर नहीं निकल रहा है या घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि अपन ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, और व्हाटएवर रीजन वुड बी, हर जने का अपने अपने एक्सक्यूजेस हो जाते हैं। तो हमको एक्सक्यूजेस को करना है साइड में और वापस से पुशअप्स मार के आ जाने उसी ट्रैक पे, क्योंकि अगर एक बार शुरुआत करी है तो उसको अंजाम तो देना ही देना है। और सी आर डायरेक्ट टेक्स्ट सीरीज फाइनली आप लोगों के लिए पूरी कंप्लीट हो रही है। वंस अगेन मुझे इंक्लूड करते हुए मैं हम सभी के लिए एक बहुत अच्छा पल है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब एनीवे आज का चैप्टर शुरू करते हैं अपन, तो आ जाइए स्क्रीन पर। आज के चैप्टर का नाम है प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम एंड सेल्फ असेसमेंट। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर एवर। क्यों? क्योंकि सर बहुत कम बच्चे ये बात जानते होंगे कि मैं खुद भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में और इनकम टैक्स से रिलेटेड कई सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो अभी ये जो सब कुछ आपको मैंने पढ़ाया ना, मेरे को ये सब्जेक्ट पसंद है या नहीं पसंद है, दैट डजंट मैटर। आई वर्क इन इट, मैं यही काम करता हूँ। तो मैं ये काम करता हूँ तो ये मेरे लिए एक एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर कर पाता हूँ। अगर मैं आपको कोई लाइव एग्जाम्पल दे पाता हूँ तो क्योंकि वो चीज़ें मैंने देखी हैं। तो इसीलिए मेरा जो मेन फील्ड है ना इनकम टैक्स का, वो ये है कि जब रिटर्न फाइल होती है, जब असेसमेंट होता है, उस असेसमेंट के ऊपर क्या क्या आगे की प्रोसीडिंग्स है, मेरा यही डेली का काम है। तो आज मुझे कुछ नहीं करना है, आज मैं जो रोज का काम करता हूँ वो मेरे को आपके साथ शेयर करना है बस। मेरे को तो खाली अपनी जिंदगी के जो मैं डेली काम करता हूँ वो आपके साथ शेयर करूंगा और इट बिकम वेरी हैपनिंग फॉर मी कि मेरे को बिल्कुल भी आज थकान नहीं होने वाली इस चैप्टर में। वैसे भी चैप्टर छोटा सा है। अब है कैसा, इस चैप्टर को जब मैंने आपके करिकुलम के हिसाब से देखा और जिस हिसाब से मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करे हैं, जिन बच्चों के पास हार्ड कॉपी है बहुत बढ़िया, जिन बच्चों के पास सॉफ्ट कॉपी है, जिन बच्चों के पास नहीं है वो टेलीग्राम से ले लो। तो मैंने जब ये चैप्टर देखा तो मैंने आपको उसी ऑर्डर में बना के नोट्स दिए हैं बहुत अच्छे से, आप उसी ऑर्डर में देखो। लेकिन मैं आपको वो करिकुलम के हिसाब से ऑर्डर में मैं आपको बिल्कुल शुरू से कहानी बताऊंगा
और जैसे कहानी वो चलेगी, अगर आप उस कहानी को मुझे नेक्स्ट 30 मिनट्स 40 मिनट्स तक सुनोगे ना, ये चैप्टर प्योरली कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो अगले 40 मिनट में चैप्टर कंप्लीट हो जाने वाला है मेरी तरफ से। देखें, चलिए शुरू करते हैं। अब दिस इज अ चैप्टर व्हिच परटेन्स व्हाट आर द प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जो रिटर्न ऑफ इनकम के लिए बात करते हैं जब हम रिटर्न फाइल करते हैं। तो सर रिटर्न फाइल करना होता क्या है, और ये सेल्फ असेसमेंट कौन सा शब्द है। सर देखिए बहुत सिंपल बात है, अब ये बात कह रहे हैं व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन कि आप लोगों ने अभी तक जो डायरेक्ट टैक्स की पूरी जर्नी करी उसमें आपने पहले समझा कि टैक्स होता क्या है, फिर आपने रेसिडेंशियल स्टेटस समझने की कोशिश करी कि किस असेसी का क्या स्टेटस होता है, फिर आपने उनकी अलग अलग हेड से उनकी इनकम कंप्यूट करी। ठीक है, इनकम कंप्यूट करने के बाद उसकी किसी में इनकम है, किसी में लॉस है, आपने क्लब करा, सेट ऑफ करा, और फाइनली फिर उनका असेसमेंट करना आप लोग बेहतरीन तरीके से सीख चुके हो। अब जब आप असेसमेंट करना सीख चुके हो कि ऐसे असेसमेंट करते हैं इंडिविजुअल का, ऐसे अदर एंटिटीज का करते हैं, तो आपने टीडीएस और एडवांस टैक्स के प्रोविजन भी समझनी है। यू आर परफेक्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। अब आप इनकम कंप्यूट करना सीख गए हो कि सर हम जब इनकम निकालेंगे तो हम टोटल हेड निकालेंगे। टोटल हेड से हमारा आएगा ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, पहले आप सारे टोटल हेड्स करोगे, मैं लिखूंगा, पहले आप सारे हेड्स लिखोगे 1 2 3 4 5 जो भी है। अब ये जो 1 2 3 4 5 आपने हेड्स लिखे, इनके नीचे जो भी डिडक्शंस आपको मिलते हैं सेक्शन 80C से 80U माइनस करोगे, देन यू अप्रोच टू टोटल इनकम। अब जब आप टोटल इनकम पे पहुंच गए हो तो उस टोटल इनकम पे आपको देखना है कि आपकी इनकम 5 लाख से कम तो नहीं है कि आप रिबेट ले सकते हो। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है और आप रिबेट नहीं ले सकते हो, अब आप देखोगे कि क्या आपके ऊपर कुछ ऐसे प्रोविजन तो नहीं थे कि आपको एडवांस टैक्स का पेमेंट करना था या आपको टीडीएस आपका कहीं पे कटाता, तो वो जो आपका अब टैक्स लायबिलिटी निकलेगा उस टैक्स लायबिलिटी में से आपको क्या माइनस करना है, जो एडवांस टैक्स आपने पे कर दिया है, जो आपने टीडीएस पहले दे दिया है, वो सब आप लेस करोगे। अब आपकी आएगी फाइनली टैक्स पेबल। पर जब टैक्स पेबल आएगा तो उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपने टाइम से अगर एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं करा था तो क्या सेक्शन 234 और 234B और C तो नहीं लग गए इंटरेस्ट के। तो सारा एक सिनेरियो है। आप इस सारे सिनेरियो को समझते हुए, सब सारे सिनेरियो को समझते हुए आप उस बेसिस पे फाइनली देखते हो कि आपका कितना टैक्स बना, और फिर जब आप उस टैक्स को पे करते हो गवर्नमेंट को वाया चालान, आप चालान भर के उस टैक्स का जब पेमेंट करते हो गवर्नमेंट को, तो वो जब आप पेमेंट आपने करा उसको आप बोलते हो कि आप गवर्नमेंट को रिटर्न फाइल कर रहे हो, रिटर्न। और रिटर्न में आप शो करते हो कि सर देखो ये मेरी सारी इनकम थी, उस हिसाब से मेरी ये लायबिलिटी बनी, और अब हम क्या कर रहे हैं, आपको टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं। अच्छा, ये सब कौन कर रहा है, ये सब कौन कर रहा है, ये सब कुछ किसने करा, ये सब कुछ किसने करा। देखो आपने सबसे पहले क्या निकाला, जीटीआई निकाला, ग्रॉस टोटल इनकम, फिर उसमें से लेस करा आपने जो भी आपके डिडक्शंस बनते हैं, फिर आई आपकी टोटल इनकम। टोटल इनकम में से आपने लेस नहीं, लेट मी करेक्ट, टोटल इनकम आई, उसके ऊपर आपने निकाली आपकी टैक्स लायबिलिटी। ये जो आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल के आई, इस टैक्स लायबिलिटी में से आपने लेस करा अगर आपने कोई एडवांस टैक्स या मैं बोलूं टीडीएस का पेमेंट करा है, तो सर ये माइनस करने के बाद अब जो आपका अमाउंट निकल के आया सर, इसमें आपको देखना है कि आपने कोई टाइमली कंप्लायंस नहीं करी थी तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ सकता है अंडर सेक्शन 234B, अंडर सेक्शन 234C आपको पता ही एडवांस टैक्स के इंटरेस्ट है, ये आपने जोड़े। और कौन से इंटरेस्ट होते हैं वो मैंने आपको पढ़ाया नहीं, लिख नहीं रहा हूं। अब जो आया आपका सर, ये आता है आपका टैक्स पेबल। ये जो टैक्स पेबल आया, अब जो आपको ये टैक्स का पेमेंट करना है, तो यू आर सपोज टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। आपकी क्या इनकम की डिटेल्स है वो सर आप इसमें फाइल करो। तो जब आप ये रिटर्न फाइल कर रहे हो तो ये सर मैं क्या पूछ रहा हूं, ये सब कुछ कौन कर रहा है, सारी कैलकुलेशन कौन कर रहा है, सारी कंप्यूटेशन कौन कर रहा है, सारा असेसमेंट कौन कर रहा है, आप कर रहे हो। You are doing this। इस एंटायर प्रोसेस को जो कोई आपके लिए नहीं कर रहा है, आप खुद से कर रहे हो। गवर्नमेंट आपके ऊपर कोई शक नहीं कर रही, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहे हैं कि भाई आपसे बढ़िया कोई बता सकता है क्या कि आपने इनकम कितनी कमाई है, आपने इनकम कितनी कमाई है वो मैं कैसे बताऊं।
आपने इनकम कैसे कमाई है वो कोई और कैसे बताए, आपने कमाई है, आपसे बढ़िया कोई नहीं बता सकता। तो जो कंप्यूटेशन और कैलकुलेशन आप करोगे ना वो बाय फार बेस्ट होगी। दैट्स व्हाई दिस असेसमेंट इज नोन एज सेल्फ असेसमेंट। क्या बोलते हैं अपन इसको? सेल्फ असेसमेंट। तो सबसे पहले आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या कमाया, क्या क्या पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपने टैक्स की पेमेंट करे, उन सब की आप एक प्रॉपर कंप्यूटेशन करते हो अंडर सेक्शन 140A। सेक्शन 140A में सेक्शंस याद नहीं होते कोई बात नहीं, लेकिन सबसे पहले याद रखना डिपार्टमेंट बाद में जाके रेगुलर असेसमेंट करता है अगर उसको जरूरत पड़ती है, तो आप पहले खुद अपनी इनकम का क्या करते हो? सेल्फ असेसमेंट करते हो। उस सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे आप क्या करते हो? सर अपनी फाइनल टैक्स लायबिलिटी निकालते हो। ये सेल्फ असेसमेंट करो और ये फाइनल आपने अपनी टैक्स लायबिलिटी निकाली। इस टैक्स को आप पेमेंट करते हो और गवर्नमेंट को बताते हो कि यू हैव पे द टैक्स बाय फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। आप क्या करते हो? अपनी रिटर्न फाइल करते हो। अब मेरी बात बहुत अच्छे से सुनना, मैं एक एक करके करिकुलम के हिसाब से समझा दूंगा, लेकिन अभी जो मैं ये स्टोरी लाइन अब बना रहा हूं इसमें मेरे साथ रहना। अब आप लोगों ने अपनी रिटर्न फाइल करी। दिस रिटर्न हैज बीन फाइल्ड बाय यू आफ्टर डूइंग सेल्फ असेसमेंट। आफ्टर डूइंग सेल्फ असेसमेंट, आपने सेल्फ असेसमेंट करा, किसी और ने नहीं, आपने खुद ने करा। आपकी कंप्यूटेशन के हिसाब से आपने ये रिटर्न फाइल करी। अब ये रिटर्न जो आपको फाइल करनी होती है ना सर, आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में कमा लिया। अब इस असेसमेंट ईयर में आपको कुछ अपने टाइम लिमिट आपको मिलता है कि सर इस असेसमेंट ईयर में आपके पास इतना समय है, आराम से पिछले फाइनेंशियल ईयर का जितना इनकम था उसको कंप्यूट कर लीजिए, उसके ऊपर क्या एडजस्टमेंट करने वो सब करके हमको टैक्स का पेमेंट कीजिए। तो यानी कि गवर्नमेंट आपको क्या बताती है कि रिटर्न फाइल करने के लिए गवर्नमेंट आपको ड्यू डेट्स बताती है कि ये ड्यू डेट्स हैं। अगर तुम इंडिविजुअल हो तो ये ड्यू डेट है, अगर तुम कंपनी हो तो ये ड्यू डेट है, अगर तुम्हारा ऑडिट हुआ है और उसमें तुम्हें समय लगा है तो सर ये ड्यू डेट है। तो पहले तुमको ड्यू डेट्स बता दी जाते हैं। अब बोलते हैं कि सर ये ड्यू डेट है, बहुत समय दिया आपको, ये फाइनल डेट है, इस डेट से पहले आपके जो भी ड्यूज हो वो सर पूरे करो, गवर्नमेंट को खत्म करो, उनको टैक्स का पेमेंट करो। तो ड्यू डेट से पहले आपको अपने जितनी भी टैक्स लायबिलिटी होती है वो पूरी गवर्नमेंट को पे करनी होती है। तो गवर्नमेंट आपको ड्यू डेट्स बताती है, और अगर उस ड्यू डेट से पहले, उस दिन ड्यू डेट के दिन या उससे पहले पहले आपने अपनी रिटर्न को फाइल कर दिया तो सर आपने अपनी रिटर्न इन टाइम फाइल करी है, जिसको बोलते हैं अपन ओरिजिनल रिटर्न। क्या बोलते हैं? ओरिजिनल रिटर्न। सेक्शन 139(1) में अभी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपने अपनी रिटर्न को ड्यू डेट या उससे पहले पहले फाइल कर दिया तो उस रिटर्न को अपन क्या बोलते हैं? ओरिजिनल रिटर्न। ये आ गया ओरिजिनल रिटर्न। ओरिजिनल रिटर्न इज अ रिटर्न व्हिच इज फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओरिजिनल रिटर्न इज अ रिटर्न व्हिच इज फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। डन। चलिए, आपने रिटर्न फाइल करी और रिटर्न में आपने टैक्स का पेमेंट कर दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, ठीक है सर। अब आगे मेरी बात सुनना। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अभी मेरे इस लेक्चर को सुन रहे होंगे, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो शुरू से, जब डायरेक्ट टैक्स सीरीज शुरू हुई थी तब से शायद इसका हिस्सा नहीं रहे होंगे। उनको कभी बीच में पता लगा होगा कि डायरेक्ट टैक्स सीरीज चल रही है, या कभी भी अभी पता लगा हो, रिसेंटली पता हो, और आज वो ब्यूटीफुल फेसेस इधर सामने बैठे हुए हैं मेरे, और वो इस लेक्चर को सुन रहे हैं। तो जो भी बाद में हमको ज्वाइन करे, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर ये वीडियो क्लास नहीं होती, स्टूडेंट्स बैठे होते, तो मैं ऑब्वियसली किसी ना किसी स्टूडेंट को पिक कर लेता। लेकिन अभी मैं, सिंस इट इज अ वीडियो, दिस लेक्चर इज गोइंग ऑन कैमरा, तो ऑब्वियसली ये आप वीडियो पे मुझे देख रहे हैं। तो जो बच्चे बाद में हैं उनको मैं ऐसे बता देता हूँ ऐसे ही कि 16 जून को मेरा बर्थडे आया था, और उस टाइम पे भी डायरेक्ट टैक्स सीरीज चल रही थी, और बहुत सारे बच्चों ने मुझे विश किया। उस दिन भी मैंने सबको थैंक यू बोला था, आज फिर से थैंक यू बोल रहा हूँ कि आपने मुझे बर्थडे विशेस दी थी। हालांकि मैंने उस दिन भी पूरा दिन क्लास ली थी। तो 16 जून को मेरा बर्थडे था। जिसने मुझे विश नहीं किया था मुझे अभी करो, जल्दी करो। हाँ, लिख दो, कमेंट बॉक्स में लिख दो, लाइव चैट में लिख दो, कहीं भी लिख दो, अभी मेरे को बर्थडे विश करो। अब तो मेरे को हैप्पी बर्थडे तो नहीं बोल रहे होगे, क्योंकि बर्थडे था मेरा जून में। अभी तो तुम जाके अगस्त वगैरह में बातें मुझसे कर रहे हो।
तो ऑब्वियसली तुम मुझे बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोल रहे होगे, यानी कि अगर तुमने मुझे बर्थडे टाइम पे विश किया होता तो तुम मुझे हैप्पी बर्थडे बोलते, लेकिन अब तुम मुझे टाइम से नहीं टाइम के बाद विश कर रहे हो तो तुम मुझे क्या बोल रहे हो, सर बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। कोई बात नहीं, एक्सेप्टेड, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से जो आपको रिटर्न फाइल करनी होती है ना सर, वो ड्यू डेट या उससे पहले पहले फाइल कर देनी होती है। अगर वो ड्यू डेट एक बार निकल गई तो कोई बात नहीं सर, रिटर्न तो फाइल करो, गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट तो करो। तो सर अब वो जो ड्यू डेट हमको बताई थी वो तो निकल गई, कोई बात नहीं। तो सर अब जो रिटर्न फाइल करेंगे, हाँ, अगर आपने आफ्टर ड्यू डेट रिटर्न फाइल करी तो उसको बोलते हैं सर हम बिलेटेड रिटर्न। क्या बोलते हैं? बिलेटेड रिटर्न। यानी कि विद इन टाइम करी, विद इन टाइम तो ओरिजिनल रिटर्न, और आफ्टर ड्यू डेट करी तो सर वो कहलाती है बिलेटेड रिटर्न। अब आपने रिटर्न फाइल कर दी, क्वाइट इनफ, गुड इनफ, आई मीन टू से बहुत अच्छी है कि आपने रिटर्न फाइल कर दिया। टाइम से नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आपने रिटर्न फाइल करी, अपना फर्ज निभाया। अब जब आपने रिटर्न फाइल करी ना, तो जब आपने ओरिजिनल फाइल करी थी, अभी बिलेटेड रिटर्न फाइल करी है, आपको रिटर्न फाइल करने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि यार रिटर्न तो मैंने फाइल कर दी, पर उस टाइम पर रिटर्न फाइल करते वक्त मैं ये भूल गया था कि मैंने यहां पर भी इन्वेस्टमेंट किया था, और अगर ये इन्वेस्टमेंट मैं दिखाता तो मुझे डिडक्शन मिलता। लेट्स से मैंने मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी और उसका डिडक्शन मेरे को 80D में मिल सकता था। अगर 80D में उसका डिडक्शन ले लेता तो मेरे टोटल इनकम कम हो जाती, तो मेरा टोटल टैक्स कम लगता। अरे यार, वो तो मैं इनकॉर्पोरेट करना ही भूल गया। अब याद आ रहा है मुझे, रिटर्न में फाइल कर चुका हूं। तो सर आपने जो रिटर्न फाइल करी है, वेदर इट इज ओरिजिनल रिटर्न और वेदर इट इज बिलेटेड रिटर्न, आपने जो भी रिटर्न फाइल करी है सर, अगर वो रिटर्न फाइल करते वक्त वो रिटर्न इनकम्प्लीट रह गई है या कोई भी आपसे एंट्री मिस हो गई है, इट मींस इट रिमेन्स इनकम्प्लीट। अभी आपने पूरी कंप्लीट नहीं करी थी, आपने रिटर्न फाइल कर दी थी, तो कोई भी आपसे गलती हो गई है या किसी भी तरीके से आप कोई भी चीज फिल नहीं कर पाए, वो रिटर्न इनकम्प्लीट रह गई है, तो कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, अगेन यू हैव अ चांस। अरे सर पहले तो ड्यू डेट निकल गई, तब जाके हमने बिलेटेड रिटर्न फाइल करी, अब फाइल भी करी बिलेटेड रिटर्न जाके, तो सर गलत हो गई। अच्छा गलत हो गई, इनकम्प्लीट रह गई, तो सर अगर आपने ओरिजिनल फाइल कर दी थी, गलती हो गई, या आप ओरिजिनल टाइम से फाइल नहीं कर पाए थे, आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल करी थी, गलती हो गई, तो सर जो गलती हो गई ना, उस रिटर्न को अपन बोलते हैं, अब ये रिटर्न आपकी बन चुकी है डिफेक्टिव रिटर्न। कौन सी रिटर्न बन चुकी है? डिफेक्टिव रिटर्न बन चुकी है। डिफेक्टिव रिटर्न मतलब वो रिटर्न विच इज incomplete as per the computation of assessee, which is not wherein the information furnished by the assessee is not absolutely correct, तो there may be a error, whatsoever the error would be, वो assessee का अपना point of view है, तो उसके हिसाब से जो रिटर्न फाइल हुई है ना, वो एकदम absolutely correct नहीं है। That's why we are calling this return as a defective return. Done? तो अगर आपसे कोई गलती हो गई तो वो डिफेक्टिव रिटर्न होगा। अब सर इसको क्या करें? सर अब ये अगर डिफेक्टिव रिटर्न को यू वांट टू रेक्टिफाई, तो सर आप एक काम करो, आपसे जो गलती हुई है ना, आप फिर से रिटर्न फाइल कर दो, और सर जो मैंने फाइल करी थी उसको हम हटा देंगे। तो टू रेक्टिफाई दिस रिटर्न, डिफेक्टिव रिटर्न, आप फिर से रिटर्न फाइल कर दो। तो फिर से कर रहे हो तो क्या बोलते हैं इसको? रिवाइज रिटर्न। क्या बोलते हैं इसको? रिवाइज रिटर्न। तो अब मैं आपके साथ ना एक बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं, अब मेरे को प्लीज ध्यान से सुनना। लेट्स से अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपको रिटर्न फाइल करनी है 31 जुलाई तक। आपका जो असेसमेंट ईयर होता है अप्रैल से चालू हो जाता है ना, तो अप्रैल मई जून जुलाई, देखो 4 महीना दिया, आराम से अपना कंप्यूटेशन कर लो। आपको उसकी लास्ट डे को, जुलाई की लास्ट डे 31 जुलाई तक अपनी रिटर्न फाइल करनी है। सर ये इंडिविजुअल की होती है और कंपनी की क्या होती है? बाबा ड्यू डेट्स असेसीज की क्या होती है रिटर्न फाइल करने की, वो मैं तुमको समझाऊंगा, कहीं जाऊंगा नहीं। अभी एक एग्जांपल ले रहा हूं, आराम से सुनते चलो। इंडिविजुअल की रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है 31 जुलाई। 31 जुलाई तक अगर वो रिटर्न फाइल कर देता तो उसको बोलते हैं अपन ओरिजिनल रिटर्न। लेकिन अगर वो 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाया तो उसके बाद करा दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दैट वुड बी नोन एज बिलेटेड रिटर्न। सर उसके बाद करा देगा तो फिर फायदा ही क्या हुआ? सर फायदा ही क्या हुआ?
फिर तो अगर बाद में भी रिटर्न अगर एक्सेप्ट होती है तो लोग टाइम से क्यों कराएंगे? नहीं बाबा, टाइम से कराएंगे, 31 जुलाई तक तो अच्छी बात है। 31 जुलाई के बाद अगर कोई रिटर्न फाइल करेगा तो 31 जुलाई से लेट हो गए तो वहां से इंटरेस्ट चालू हो जाता है। क्या चालू हो जाता है? इंटरेस्ट की कैलकुलेशन चालू हो जाती है, यानी कि जो टैक्स आपको देना है ना, अब 31 जुलाई के बाद अगर आप पे करोगे तो आपको विथ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आप जब भी बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हो ना, तो आप टैक्स तो देते ही देते हो, उसके साथ क्या देते हो सर? इंटरेस्ट देते हैं। हाँ, तो ये जो आपकी ओरिजिनल रिटर्न है, इसमें आप क्या करते हो? टैक्स का पेमेंट करते हो। इसमें आप क्या करते हो सर? आप टैक्स देते हो प्लस इंटरेस्ट देते हो, क्योंकि आप हो चुके हो लेट। अब सर आपने ये जो ऊपर की 2 रिटर्न फाइल करी, तो सर ये जो आपने ऊपर की 2 रिटर्न फाइल करी, इसको बोलते हैं अपन ओरिजिनल और बिलेटेड रिटर्न। अब अगर आपसे गलती हो गई तो गलती हो गई तो दीज रिटर्न्स आर नोन एज डिफेक्टिव रिटर्न। डिफेक्टिव रिटर्न को आप रेक्टिफाई कर सकते हो बाय फाइलिंग रिवाइज रिटर्न। सर बिलेटेड फाइल करी हो, ओरिजिनल, दोनों में रिवाइज कर सकते हो? हाँ, दोनों में रिवाइज कर सकते हो। तो सर हमने रिवाइज रिटर्न फाइल कर दी, लेट्स से 1 नवंबर को 2020। अच्छी बात है, 1 नवंबर को फाइल कर दी। आप खुश? अब सही हो गया, अभी ठीक है। सर 1 नवंबर को फाइल करी और अभी 5 नवंबर को ही ना पता चला कि हमसे हो गई गलती, फिर गलती हो गई। क्या करें सर? मनुष्य जीवन ही ऐसा है जिससे गलतियां ही गलतियां होती है। अब बताओ करें क्या? रिवाइज रिटर्न भी गलत फाइल कर दी। कहने का मतलब ये है कि सर द रिवाइज रिटर्न इज अगेन बिकम डिफेक्टिव। कोई बात नहीं, वापस से रिवाइज रिटर्न फाइल कर दो। ये लो, वापस से फाइल कर दो। क्या हो गया? ये लो, 1 फरवरी 2021 को तुमने फिर से फाइल कर दी। सर एक और बात बताएं, इस बार तो आप कैमरा के बाहर आके पत्थर मार के जाओगे। हुआ क्या? सर जो 1 फरवरी को फाइल करे ना, वो भी गलत फाइल कर दी। कोई बात नहीं, फिर से रिटर्न फाइल कर दो। आप अगर 1 2 3 4 5 रिवाइज रिटर्न फाइल करते हो तो करते रहो, कोई बात नहीं। लेकिन रिवाइज रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हो? सर आपके असेसमेंट ईयर तक, आपको 31 जुलाई तक, आपका ये असेसमेंट ईयर है अप्रैल से लेके मार्च का। आपका ये असेसमेंट ईयर है 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक। आपको इसमें रिटर्न फाइल करनी थी इस तारीख को, यानी कि 31 जुलाई 2021 तक। आप यहाँ पे फाइल नहीं कर पाए, इसके बाद फाइल कर रहे हो, तो सर बिलेटेड रिटर्न है। अगर आपने टाइम से फाइल करी या बिलेटेड फाइल करी है, गलती हो गई, तो आप क्या कर रहे हो? रिवाइज कर रहे हो। सर रिवाइज रिटर्न आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार एन नंबर ऑफ टाइम फाइल कर सकते हो, लेकिन लास्ट कब तक आप अपनी पुरानी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो? वो होता है लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर, लास्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर। यानी कि आप कितनी बार भी अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो, लेकिन 31 मार्च 2021 के बाद आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते। 31 मार्च 2021 से पहले आपने जो भी लास्ट रिवाइज रिटर्न फाइल करी होगी ना, वही आपकी ओरिजिनल रिटर्न मान ली जाएगी, पुरानी सबको हम हटा देंगे। अगर आपने 29 मार्च 2021 को भी रिटर्न फाइल करी है तो हम कहेंगे चलो ये हो गई फाइनल, आप जितनी इससे पहले फाइल करी थी उनको हटा दो, हम उन सबको देखने वाले नहीं है। अभी खुश? हाँ। तो मैंने आपको 4 कॉन्सेप्ट कवर कराए, इनफैक्ट 5 कॉन्सेप्ट कवर कराए। मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट डील करता हूं। पहले आपको अपनी सारी ग्रॉस टोटल इनकम निकाल के उसमें से डिडक्शन देके टोटल इनकम निकालनी है। टोटल इनकम के ऊपर टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। उसके ऊपर आपका कोई भी आपने एडवांस टैक्स टीडीएस का पेमेंट करा है वो सब हटा दीजिए। अब जो आपका टैक्स पेबल बना वो आपको भरना है बाय वर्च्यू ऑफ फाइलिंग रिटर्न। दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज सेल्फ असेसमेंट। तो पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा सेल्फ असेसमेंट। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है हमारा कि हमको ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल कर देनी है। सर ड्यू डेट अभी आपने बताई नहीं है? बिल्कुल नहीं बताई है, मैं बताऊंगा। सर ड्यू डेट के दिन या उससे पहले पहले अगर हम रिटर्न फाइल कर देते हैं तो उस रिटर्न को बोलते हैं सर ओरिजिनल रिटर्न। बिल्कुल। सर अगर हम ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाए तो अभी भी हमारे पास चांस है कि टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट कर दें, तो सर हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं और वो रिटर्न कहलाएगी बिलेटेड रिटर्न। बिल्कुल।
सर अगर हमसे ओरिजिनल रिटर्न फाइल करते वक्त या बिलेटेड रिटर्न फाइल करते वक्त गलती हो गई है तो दैट रिटर्न इज नोन एज डिफेक्टिव रिटर्न। सर इस डिफेक्टिव रिटर्न को हम रिवाइज कर सकते हैं बाय फाइलिंग रिवाइज रिटर्न। सर रिवाइज रिटर्न आप असेसमेंट ईयर की लास्ट डेट तक फाइल कर सकते हो। जो आपने लास्ट रिटर्न फाइल करी होगी उससे पहले सारी जितनी भी रिटर्न आपने फाइल करी है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब आपको ये 5 कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, व्हाट इज सेल्फ असेसमेंट, ओरिजिनल रिटर्न्स, बिलेटेड रिटर्न, डिफेक्टिव रिटर्न और रिवाइज रिटर्न। ये बात क्लियर रहेगी सर, पक्का याद रहेगा। बड़े आराम से मैंने आपको ये बात समझाई है, इसमें कोई भी आपत्ति आपको होनी नहीं चाहिए। अब इसी बात पे अब देखिए, अभी तक जो मैंने आपसे चर्चा करी, अब मैं चैप्टर पे आ रहा हूं। चैप्टर का नाम है प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम इन सेल्फ असेसमेंट। आपको सेल्फ असेसमेंट के बारे में तो आइडिया मिल ही गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1). ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और क्या बोल रहा है ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, ये क्वेश्चन देखो आपका एग्जाम में आया हुआ है। ये फिर दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। मैं जो भी क्वेश्चंस पढ़ाने वाला हूँ वो सब आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये पूछ क्या रहा है, तो फाइनली इसने पूछा कि क्या मतलब होता है कंपल्सरी रिटर्न का, वॉलंटरी रिटर्न का। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वॉलंटरी रिटर्न क्या होता है। सबसे पहले हम देख रहे हैं वॉलंटरी रिटर्न क्या होता है। इसमें कुछ अमेंडमेंट भी है जो कि आपके असेसमेंट ईयर से आए हैं। तो ये बिल्कुल अमेंडेड चैप्टर पढ़ रहे हैं जो बच्चे मेरे को इस वक्त सुन रहे हैं। अब वॉलंटरी रिटर्न क्या होती है सर, एक होती है रिटर्न जो आपको फाइल करनी है। अगर आपका टैक्स का पेमेंट बन रहा है तो आपको करनी है, दैट इज नोन एज कंपल्सरी रिटर्न। कंपल्सरी रिटर्न कौन फाइल करते हैं वो मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ। पहले बात करते हैं अपन वॉलंटरी रिटर्न ऑफ इनकम। यानी कि वॉलंटरी रिटर्न ऑफ इनकम ऐसी इनकम है कि मानो किसी का नाम ले लेते हैं अपन, जो भी सामने बैठा होगा उसमें से अगर आप में से किसी का नाम है लेट्स से मोहित, तो अगर मोहित की इनकम 2 लाख रुपए, कितनी इनकम है मोहित की, 2 लाख रुपए इनकम है मोहित की। तो क्या मोहित को टैक्स का पेमेंट करना है क्या? नहीं, मोहित को टैक्स का पेमेंट नहीं करना सर। एक मोहित इंडिविजुअल है और उसकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है। यानी कि जो भी मैक्सिमम अमाउंट होता है टैक्सेबल टैक्स लगाने के लिए, मिनिमम अमाउंट होता है उससे कम ही है उसका अमाउंट। 2.5 लाख रुपए से बहुत कम है 2 लाख रुपए। तो सर उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, और टैक्स देने की जरूरत नहीं है तो रिटर्न क्या फाइल करेगा। पर मोहित चाहता है कि नहीं, मोहित चाहता है कि नहीं मैं रिटर्न फाइल करूं, क्योंकि रिटर्न फाइल करने के अपने बेनिफिट्स हैं। बिल्कुल करो सर। तो उसके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है मोहित के ऊपर कि उसको रिटर्न फाइल करना है, बट मोहित वांट्स टू फाइल द रिटर्न। तो अगर वो खुद अपनी स्वैच्छिक इच्छा से चाहता है, ये उसका ही विश है, ही वॉलंटरी वांट्स टू फाइल द रिटर्न, सच रिटर्न इज नोन एज वॉलंटरी रिटर्न। यानी कि आपके ऊपर जब कोई कंपल्शन नहीं होता और आप रिटर्न फाइल करना चाहते हो तो सच रिटर्न इज नोन एज वॉलंटरी रिटर्न। है क्या वॉलंटरी रिटर्न? प्लीज सी, एज आई सेड मैं आपको बिल्कुल अमेंडेड पढ़ा रहा हूं। दिस इज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2019 and applicable with effect from 1st April 2020, which is your relevant assessment year. Return of income under section 139(1) is furnished by the assessee voluntarily and not in response to the notice issued by the department. Hence, it is known as voluntary return of income. तो कोई ऐसे रिटर्न जो असेसी खुद से फाइल करना चाहता है, उसको डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस इशू नहीं हुआ है कि भैया रिटर्न फाइल करो, वो खुद स्वैच्छिक इच्छा है उसकी कि मेरे को रिटर्न फाइल करनी है, आइए करिए रिटर्न फाइल, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है एज पर सेक्शन 139(1), अभी अपन ने पढ़ा वॉलंटरी रिटर्न क्या होता है। अब कह रहा है एज पर सेक्शन 139(1) कहता है कि जो कंपनी है, अ कंपनी और अ फर्म, कंपनी और अ फर्म, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, अ पर्सन अदर देन कंपनी और अ फर्म if his total income or total income of any other person in respect of whom he is assessable during the previous year exceed the maximum amount not chargeable to tax, shall be required to furnish return of income on or before the specified due date। तो बोला गया सेक्शन 139(1) बोल रहा है कि ये
तीन लोग हैं। पहला कंपनी, फर्म और इसके अलावा कंपनी और फर्म के अलावा और कोई ऐसा पर्सन जिसकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स कितना अमाउंट है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, सर 2.5 लाख। ठीक है, तो कोई ऐसा पर्सन जो कि ना कंपनी ना फर्म है, उसकी इनकम अगर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, यानी कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो सर ये तीन लोगों को अपनी रिटर्न फाइल करनी ही करनी है। दिस इज कंपल्सरी ऑन इट। सो कौन कौन लोगों के ऊपर कंपल्सरी है? सर कंपनी के ऊपर, फर्म के ऊपर और एनी अदर पर्सन विच इज नॉट कंपनी और फर्म। क्योंकि कंपनी और फर्म का तो लॉस हो जाए भले, सर कंपनी का इस बार लॉस हुआ है 6 लाख रुपए का, रिटर्न फाइल करनी है सर, कंपनी के लिए कंपलसरी है। सर फर्म को इस बार लॉस हुआ है 8 लाख रुपए, सर रिटर्न फाइल करनी है, फर्म के लिए कंपलसरी है। फर्म में हम ये नहीं देखते कि उनकी इनकम कितनी हुई है, उनको अगर लॉस भी हुआ है दे हैव टू फाइल द रिटर्न। दिस इज मेंशन्ड इन अ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139(1). तो कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म और इसके अलावा कोई और पर्सन जो कंपनी फर्म नहीं है, अगर उसकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो दे हैव टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, तो बोला गया a company or a firm or person other than a company or firm, अगर उनकी टोटल इनकम exceed the maximum amount not chargeable to tax shall be required to furnish return of income on or before the specified due date। उनको जो ड्यू डेट बताई गई है उस ड्यू डेट के से पहले पहले उनको रिटर्न फाइल करनी है। It has been provided that a person other than company or firm has to furnish return of income on or before the due date in such form and verified in such manner and setting forth such particular as may be prescribed। जो भी ये लोग हैं जिनकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, वो जब रिटर्न फाइल करेंगे तो उनको बाकायदा उसी तरीके से फाइल करना है जैसा गाइडलाइंस दे रखी है, कौन सा फॉर्म भरना है, कहाँ वेरिफिकेशन करना है, सब कुछ। ठीक है, तो हमको क्या समझ में आया आफ्टर दिस, व्हाट वी अंडरस्टूड। अब जो मैंने बोला ना अभी तक, जितनी बात बोली ये पहले ऐसा होता था, अब अमेंडमेंट आया है, अब मैं अमेंडेड बात बोल रहा हूँ। क्या नया क्या आया है सर इसमें? ये तो हमने पहले से भी पढ़ा हुआ है। सर इन्होंने ये बोला है कि जिसका मन है वो रिटर्न फाइल कर सकता है, जिस उसके ऊपर कोई कंपलसरी नहीं है, अगर वो अपने मन से रिटर्न फाइल कर रहा है तो वो कहलाती है वॉलंटरी रिटर्न। लेकिन कंपल्सन हमने किसी के ऊपर करा हुआ है और वो हमने पढ़ा, एक है कंपनी, एक है फर्म और कोई और अदर पर्सन जिसकी इनकम मैक्सिमम इनकम विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स उससे ज्यादा है। यानी कि मैक्सिमम इनकम कौन सी है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता? सर 2.5 लाख रुपए तक पे टैक्स नहीं लगता। तो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसको टैक्स का पेपर, उसको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अब अमेंडमेंट क्या आया है? अमेंडमेंट में इन्होंने क्या करा कि इन्होंने कुछ और असेसीज को भी ले लिया और बोला कि सुनो, तुम लोगों को भी रिटर्न फाइल करनी ही करनी है। यू गाइज ऑल्सो फाइल्ड रिटर्न ऑफ इनकम बिफोर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो वो कौन कौन से लोग हैं ये देखिए, ये है अमेंडमेंट, 2 अमेंडमेंट है, एक है ये ए और एक है ये बी। अमेंडमेंट क्या बोल रहे हैं? आराम से सुनना अमेंडमेंट। इन लोगों को भी रिटर्न फाइल करनी है अगर ये सर्कमस्टांसेस आई तो। इफ हिज टोटल इनकम और टोटल इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल, अगर उसी बंदे की खुद की टोटल इनकम या टोटल इनकम उसकी हुई है, किसी और की इनकम उसमें क्लब हुई है जिसके ऊपर उसका असेसमेंट हो रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर विदाउट गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 6 से और सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, GA, GB exceed the maximum amount not chargeable to tax। तो ये एक नया पॉइंट जोड़ा गया और इस नए पॉइंट में ये बात बोली गई कि अगर किसी की इनकम चैप्टर 6A के प्रोविजन लेने से पहले, सर चैप्टर 6A के प्रोविजन क्या होते हैं? सर जो आप डिडक्शंस लेते हो, सर जो आप डिडक्शंस लेते हो, वो डिडक्शंस लेने से पहले और कैपिटल गेन के एग्जेम्पशन लेने से पहले, जो कि सेक्शन 54 से लेके 54GB तक है, ये एग्जेम्पशन लेने से पहले अगर उसकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है
तो उन लोगों को भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। क्यों, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए मेरी इनकम 4 लाख रुपए, मान लीजिए, ठीक है, 4 लाख रुपए मान लीजिए। एक मिनट के लिए रिबेट को इग्नोर कर दीजिए, इग्नोर द रिबेट वैल्यू, इग्नोर कीजिए रिबेट को, ठीक है। अगर हम रिबेट को कंसिडर करते हैं कि सर 12,500 का रिबेट तो मिलेगा मिलेगा, तो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स फिर 5 लाख हो जाएगा, फिर 2.5 लाख नहीं रहेगा, फिर हमको 5 लाख से ऊपर वाले लोग देखने हैं, ठीक है। और रिबेट को कंसिडर करते ही ऑब्वियसली। तो अभी मैं मान के चलता हूँ कि चलिए मान लीजिए मेरी इनकम 6 लाख रुपए है, मेरी इनकम 6 लाख रुपए है, और फिर उन 6 लाख रुपए के ऊपर मैंने ऐसा करके डिडक्शन लिया कि ये डिडक्शन, वो डिडक्शन, फलाना डिडक्शन, और डिडक्शन लेने के बाद मेरी टोटल इनकम जो है, ग्रॉस टोटल इनकम जो 6 लाख थी, वो टोटल इनकम बन गई 2 लाख रुपए, और टोटल इनकम 2 लाख रुपए बन गई तो फिर मेरे ऊपर टैक्स बनता नहीं है। तो गवर्नमेंट ये कहना चाहती है कि सर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 6 लाख रुपए थी, और आपने अपने हिसाब से बोला कि आपको ये डिडक्शन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। हम देखना चाहते हैं कि आप सच में उस डिडक्शन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो ये डिडक्शंस लेने से पहले या ये फिर कैपिटल गेन के एग्जेम्पशन लेने से पहले अगर आपकी इनकम इतनी ज्यादा थी तो सर आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा अमेंडमेंट क्या है, दूसरे अमेंडमेंट में इसने 4 पॉइंट बोले हैं, और ये 4 पॉइंट बोल के ये नजर रखना चाहता है, कह रहा है इफ सच पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर कोई ऐसा बंदा है जिसने प्रीवियस ईयर में डिपॉजिट करे हैं, हैज डिपॉजिटेड एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 करोड़ इन वन और मोर करंट अकाउंट्स मेंटेन्ड विद अ बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर पिछले साल में आपने अपने एक या एक से ज्यादा अकाउंट में मिला के 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा किया है, कितना, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा अगर आपने जमा किया है, तो सर आप रिटर्न फाइल करो, एक बार हम देखना चाहते हैं आपकी इनकम। आप कह रहे हो कि ठीक है आपका टैक्स नहीं बनता, प्लस बट प्लीज फाइल द रिटर्न, वी वांट टू सी देम। तो अगर किसी भी बंदे ने पिछले साल में 1 करोड़ या उससे ज्यादा अमाउंट करंट अकाउंट में जमा कराया है, एक अकाउंट में, एक से ज्यादा अकाउंट में, सबका एग्रीगेट कर लेंगे, तो सर उसको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। दूसरा बोल रहे हैं, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हैज इंकर्ड एक्सपेंडिचर an amount or aggregate of the amount exceeding ₹2 lakhs for himself or any other person travel to a foreign country। आप एक तरफ बोलते हो कि आप कुछ कमाते ही नहीं हो, आपका टैक्स बनता ही नहीं है ना, लेकिन पिछले साल अगर आपने 2 लाख रुपए उससे ज्यादा खर्चा करा है क्योंकि आप बाहर दूसरी कंट्री में घूमने गए थे, तो सर एक बार रिटर्न फाइल कर दो, लेट अस चेक क्या जा रहा है। हम आपकी बात को गलत तो मानते नहीं है, लेकिन इतना खर्चा करा है तो सर थोड़ा सा माइंड सस्पिशियस हो ही जाता है। तो अगर आपने पिछले साल खुद पे और किसी और पे ट्रेवल फॉर फॉरेन कंट्री का खर्चा करा है 2 लाख रुपए से ज्यादा, तो सर यू आर इनटू शक का घेरा। तो अगर आपको शक के घेरे से बाहर आने, तो एक बार अपना रिटर्न फाइल कर दो। तीसरा पॉइंट, has incurred expenditure of an amount or aggregate of amount exceeding ₹1 lakh towards consumption of electricity। सर अगर आपने पिछले साल 1 लाख रुपए से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर दिया है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी कहां कंज्यूम कर रहे हो, कौन सा बिजनेस कर रहे हो जिसका 1 लाख रुपए बिल आ रहा है, सर एक बार रिटर्न फाइल कर दो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है, फुलफिल एनी अदर कंडीशन एज मस्ट बी प्रिस्क्राइब्ड। अगर और कोई कंडीशन बताएंगे, अगर वो भी कंडीशन फुलफिल हो गई तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो अमेंडमेंट क्या हुआ, 2 अमेंडमेंट हुए। एक अमेंडमेंट हुआ कि भैया आप अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस माइनस कर देते हो, कैपिटल गेन के एग्जेम्पशन माइनस कर देते हो, और फिर बोलते हो कि नहीं अब आपका टैक्स नहीं बनता। तो आपने क्या एग्जेम्पशन दिया और आपने क्या डिडक्शन दिया, वी वांट टू सी, आप अपनी रिटर्न फाइल करो, पहला अमेंडमेंट। दूसरा अमेंडमेंट बोलता है कि अगर कोई बंदा अपने करंट अकाउंट में पिछले साल 1 करोड़ रुपए से ज्यादा अमाउंट जमा करा रहा है, एक बारी में, अलग अलग बारी में, एक से ज्यादा अकाउंट में, सबका मिला के 1 करोड़ से ज्यादा पैसा जमा करा देता है, तो इसमें बुराई क्या है, फाइल द रिटर्न, वी जस्ट वांट टू चेक।
अगर आपने खर्चा करा है फॉरेन ट्रेवल पे 2 लाख रुपए से ज्यादा, 2 लाख रुपए से ज्यादा, तो सर एक बार रिटर्न फाइल कर दो। या फिर आपने पिछले साल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी है 1 लाख रुपए से ज्यादा, फाइल द रिटर्न, लेट अस चेक। ठीक है, तो ये कुछ अमेंडमेंट है। तो अभी आपको समझ में आया क्या बात हो रही है। यहां पे देखिए नीचे नोट में लिखा हुआ है कंपनी or a firm is mandatorily required to furnish return whether having income or loss। कंपनी और फर्म को तो रिटर्न फाइल करनी ही करनी है, भले ही उनको इनकम हुई हो या लॉस हुआ हो। एवरी कंपनी और अ फर्म शेल फर्निश ऑन और बिफोर द ड्यू डेट द रिटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स इनकम और लॉस इन एवरी प्रीवियस ईयर। ठीक है सर, अब हमको बात समझ में आ रही है। वी आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ असेसमेंट क्या होता है, फिर सर ओरिजिनल रिटर्न क्या होती है, फिर सर बिलेटेड रिटर्न क्या होती है, फिर व्हाट इज डिफेक्टिव रिटर्न, हाउ टू रिमूव द डिफेक्ट बाय फाइलिंग रिवाइज रिटर्न। ठीक है सर, अब जब रिटर्न की बात हुई तो कंपल्शन अगर हमारे ऊपर नहीं है लेकिन हम रिटर्न फाइल करते हैं तो उसको बोलते हैं वॉलंटरी रिटर्न। कंपल्सरी रिटर्न क्या होती है सर, कंपल्सरी रिटर्न होती है, मैं पहले आपको कंपल्सरी रिटर्न दिखाना चाहूंगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, वहां से उठा रहा हूं। इंडिकेट द 3 सिचुएशंस where the return of income has to be compulsory filed under section 139। अभी मैंने आपको बहुत सारे कारण बताए, अमेंडमेंट के साथ बताए कौन कौन सी होती है। सर यहां पर आपके एग्जाम में आया कि 3 सिचुएशंस बताइए जहां पे कंपल्सरी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना ही करना है। सर कंपनी को करना है, 3 बताने हैं ना, मैं आपको 3 बता रहा हूँ। कंपनी हो रिटर्न फाइल करना ही करना है, फर्म हो रिटर्न फाइल करना ही करना है, और कोई ऐसा पर्सन जिसकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्सेस ज्यादा है। ठीक है, तो 5 लाख रुपए तक अगर रिबेट मिलता है तो उससे ज्यादा अगर आपकी इनकम है तो सर आपको रिटर्न फाइल करनी ही करनी है। तो ये है। अब इन्होंने 3 कौन कौन से लिए, इन्होंने लिया है कंपनी एंड फर्म, ये एक ही ले लिया इन्होंने। दूसरा लिया, हम सियाने बन रहे थे, इन्होंने एक ही में ले लिया कंपनी और फर्म। सर वेदर इनको प्रॉफिट है या लॉस है इनको रिटर्न फाइल करनी है। दूसरा एनी पर्सन बीइंग अ रेसिडेंट। अच्छा ये पॉइंट अभी मैंने नहीं पढ़ा है, इसको छोड़ो अपन, ये मैंने अभी नहीं पढ़ा है, अभी मैं बताता हूँ। इन लोगों को भी रिटर्न फाइल करनी होती है। दूसरा पॉइंट बोल रहे कि कोई भी अगर आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, ओएओपी हो, बीओआई हो, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो, अगर आपकी टोटल इनकम डिडक्शन देने से पहले या एग्जाम्पशन देने से पहले ज्यादा है, मैक्सिमम नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज्यादा है, तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। इसके अलावा सेकंड पॉइंट मैंने आपको नहीं पढ़ाया, आप बता दो ना और कौन से लोग होते हैं। सर अगर किसी ने पिछले साल 1 करोड़ रुपए से ज्यादा करंट अकाउंट में डाला है, या पिछले साल 2 लाख रुपए से ज्यादा फॉरेन ट्रेवल पे खर्चा करा है, या पिछले साल 1 लाख रुपए से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी है, सर उसको भी रिटर्न फाइल करने की जरूरत है। ये अमेंडमेंट में बात हो चुकी है। ठीक है, तो अब आपको वॉलंटरी रिटर्न क्या होता है और कंपल्सरी रिटर्न क्या होता है वो भी समझ में आ गया। ठीक है, तो जब आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग बैठी गई है, तो अभी जब हमने ये देखा तो इसके नीचे अब आई गए फाइनली कि बता दीजिए रिटर्न कब कब फाइल करनी है, व्हाट आर दी ड्यू डेट्स, ड्यू डेट्स ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। तो देखो कैसे बताया गया है बहुत अच्छे तरीके से। कह रहा है पहला, an assessee who is required to furnish audit report under section 92E in respect of international transaction or specified domestic transaction। सर अगर आप ऐसे असेसी हो, 3 ही जनों की बात हो रही है, देखो A B C 3 ही लिखे हुए हैं, आराम से याद हो जाएंगे ड्यू डेट्स। सर अगर आप ऐसे असेसी हो जिसने अपने प्रीवियस ईयर में कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करा था, यानी कि आपकी कंपनी है और उसने किसी बाहर की कंपनी के साथ कोई ट्रांजेक्शन किया है, ठीक है, और वो जो बाहर की कंपनी है वो आपकी रिलेटेड पार्टी है, यानी कि आप उसको जानते हो किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, फाइनल में पढ़ते हैं अपन ये कि रिलेटेड पार्टी क्या होता है या आर्म्स लेंथ प्राइस क्या होती है, तब आप पढ़ोगे। तो आप एक कंपनी हो इंडिया में और आपने बाहर की किसी कंट्री के साथ, बाहर की किसी कंट्री में किसी कंपनी के साथ कोई ट्रांजेक्शन किया, उस कंपनी का आपके साथ एक अच्छा रिलेशन है, आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हो, तो वो आपकी कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड एंटरप्राइज है या रिलेटेड पार्टी है, आप लोग आपस में
आपने ट्रांजैक्शन किया है तो गवर्नमेंट को शक होता है यार कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को जानते हैं, ऑडिट करवाना चाहिए। तो अगर आपने कोई ऐसा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करा है या ऐसा कोई स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन करा है, कोई ऐसा डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन जिसको गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई करा हुआ है, तो सर आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करनी पड़ती है रिटर्न के साथ। सर ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, हमें तो समय लगेगा वो ऑडिट रिपोर्ट बनाने में और आपको समझाने में कि क्या 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 सिनेरियो क्या था एग्जैक्ट। कोई बात नहीं, आप समय लो। आप रिटर्न असेसमेंट ईयर में, ये जो अप्रैल से मार्च का असेसमेंट ईयर ना, आप 30 नवंबर तक, 30 नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर तक अपनी रिटर्न फाइल करो। तो कोई भी ऐसा असेसी, कोई भी, अब वो इंडिविजुअल हो या कंपनी हो या फर्म हो या एचयूएफ हो या ओयूपी हो या बीओआई हो, कोई भी ऐसा असेसी जिसने पिछले साल में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करा है या फिर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन करा है, दोज असेसी आर रिक्वायर्ड टू फर्निश the audit report along with their return. So accordingly they are getting the more time than usual. उनको टाइम मिल रहा है 30 नवंबर तक उनको रिटर्न फाइल करनी है। क्लियर बात सर? डन, इसमें कोई आपत्ति नहीं। अब आते हैं अपन सेकेंड पॉइंट पे, बी पे। बी में ये 3 पॉइंट है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पहला बोल रहा है अगर आप कंपनी हो तो सर कंपनी के लिए लास्ट ड्यू डेट है 30 सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। अगर आप कंपनी हो तो साफ बोला गया कंपनी के लिए बात हो रही है, ठीक है। अगर आप कंपनी नहीं हो, 30 सितंबर मेरे भाई लोगों, भाइयों की बहनों, 30 सितंबर खाली कंपनीज के लिए। लेकिन अगर कंपनी के अलावा और कोई भी है, लाइक फर्म है या कुछ भी है, और उसके अगर अकाउंट्स ऑडिट हुए हैं पिछले साल में, तो बोला जा रहा है अ पर्सन अदर देन अ कंपनी required to get its accounts audited under this act or under any law of the time being in force। अगर कंपनी के अलावा और कोई है और उनके अकाउंट्स ऑडिट हुए हैं तो सर उनके लिए भी 30 सितंबर, ठीक है। अब मान लो एबीसी फर्म है, उसके अकाउंट्स ऑडिट हुए, तो वो फर्म को अब कब तक फाइल करना है? 30 सितंबर तक, खत्म बात। अच्छा, फर्म के जब अकाउंट्स ऑडिट हुए ना, तो फर्म के अकाउंट्स ऑडिट हो रहे हैं, तो यानी कि जो पैसा मिला होगा उसके पार्टनर्स को, ए को, बी को, सी को, उनकी इनकम पे भी शक जाएगा। तो ऑडिट फर्म का हुआ है, ऑडिट किसका हुआ है? फर्म का हुआ है। लेकिन खतरे में कौन पड़ गए हैं? उस फर्म के पार्टनर्स भी पड़ गए हैं जो कि इंडिविजुअल लेवल पे है, ए है, बी है, सी है। तो बोला गया है कि अगर तुम्हारी फर्म का ऑडिट हुआ है तो तुम अगर इस फर्म के पार्टनर हो तो तुम भी रुक जाओ, तुम भी कब तक फाइल करना? 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल करना। तो थर्ड क्या बोला गया? अ वर्किंग पार्टनर ऑफ अ फर्म वेयर द अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर दिस एक्ट एंड अंडर एनी लॉ ऑफ और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ठीक है। और इसके अलावा और कोई एसएससी है तो उनके लिए 31 जुलाई। अब मैं आपके लिए एक सिंपल बात कर रहा हूं, हम लोग डिस्कस करते हैं, मैं जो बोलूंगा आप बोलना सर हम बता देंगे कि रिटर्न का फाइल करनी है, ठीक है। शुरू करते हैं। सर इंडिविजुअल को रिटर्न का फाइल करनी है। आराम से देखो इधर, ये देखो, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूं। आराम से अब देख के बोलो। इंडिविजुअल को रिटर्न का फाइल करनी है। सर इंडिविजुअल को, वो कंपनी है नहीं। सर उसका पिछले साल में ऑडिट हुआ था क्या 92E में सर, जिसमें उसने कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करा है क्या? नहीं, उसने कोई इंटरनेशनल या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन नहीं किया। अच्छा, नहीं करा है तो सर उसके लिए 30 नवंबर नहीं है, और फिर वो इंडिविजुअल है ना सर, 31 जुलाई तक उसको रिटर्न फाइल करनी है। एचयूएफ सर 31 जुलाई तक, फर्म सर 31 जुलाई तक। सर फर्म का अगर ऑडिट हुए अकाउंट्स, अच्छा अकाउंट्स ऑडिट हुए तो सर समय लगेगा, तो अगर फर्म के अकाउंट्स ऑडिट हुए तो सर 30 सितंबर होगा। सर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करा तो वो वाले लोग तो सारे के सारे 30 नवंबर तक जाएंगे। फर्म के अगर अकाउंट्स ऑडिट हुए तो सर 30 सितंबर। अच्छा, फर्म 30 सितंबर और फर्म के जो पार्टनर इंडिविजुअल वो 31 जुलाई। नहीं, अगर सर फर्म अगर ऑडिट हुई है तो फर्म में जो पार्टनर्स है ना, उनके लिए भी फिर वो, उनकी इनकम भी क्वेश्चन मार्क बन गई है, उनको भी फिर सर 30 सितंबर तक। तो सर हमको समझ में आ गया
हर जने को रिटर्न फाइल करनी है 31 जुलाई तक, हर जने को रिटर्न फाइल करनी है 31 जुलाई तक। एक कहानी। दूसरी कहानी, बस कंपनी को 30 सितंबर तक, बस यही है कहानी। अब अगर हर जने में से ये हर जना या कंपनी कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में फंसा है तो सर उसको 30 नवंबर तक। और सर ये जो सब लोग थे इनमें से अगर फर्म का ऑडिट हुआ है तो सर अगर उसके अकाउंट्स ऑडिट हुए हैं तो 31 जुलाई से बाहर करके वो 30 सितंबर फेंक दो, और उनके जो पार्टनर्स हैं उनको भी 30 सितंबर में डाल दो। 30 सितंबर तक उनको रिटर्न फाइल करनी है। समझ में आ गया ड्यू डेट? अच्छे से याद रखना, इस ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल करोगे तो ओरिजिनल रिटर्न कहलाएगी, इसके बाद फाइल करोगे तो सर बिलेटेड रिटर्न कहलाएगी और आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। तो ये पॉइंट भी अब आपका आई होप क्लियर है। चलिए अब आते हैं अपन इंटरेस्ट के पार्ट पे। इंटरेस्ट क्या कह रहा है कि सर अगर आपने रिटर्न फाइल करी है और टाइम से फाइल करी है तो बहुत अच्छी बात है। फाइनली आपने रिटर्न फाइल कर दी विद इन टाइम फ्रेम, आपने समय से सारा काम कर लिया। लेकिन सर अब कोई लेट हो गया तो कोई बात नहीं, लेट हो गया तो बिलेटेड रिटर्न, तो सर अब उसको इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा ना, वो जो टैक्स वैल्यू उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट का भी तो अमाउंट देना पड़ेगा। हाँ वो तो देना पड़ेगा, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। तो अगर कोई लेट हो जाता है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है अंडर सेक्शन 234A। 234A क्या है? फॉर डिले और डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। 234A अब आपको 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करनी थी, आपको देरी हो गई है तो हर महीने का आपको 1% टैक्स देना पड़ेगा। तो 234A कब लगता है? जब आप रिटर्न टाइम से फाइल नहीं करते तो उसके बाद हर महीने का आपको क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है 1%। अब लेट्स सपोज आपका टोटल टैक्स बना है लेट्स से 50,000, 50,000 आपको टैक्स देना था 31 जुलाई तक, आपने पे नहीं करा। आपने पे नहीं करा तो सर आपने कब पे करा है? सर हमने पे करा जाके अक्टूबर में। अच्छा अक्टूबर में पे करा तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने का। तो हर महीने का 1% तो 4 महीने का 4%। तो सर 50,000 का 4% 2,000 रुपए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इतनी सिंपल कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हर महीने का 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ, हो सकता है अक्टूबर में आपने 5 अक्टूबर को दिया हो तो भी है सर आपको पूरा अक्टूबर का 1% देना पड़ेगा। हो सकता है आपने 10 अक्टूबर को दिया हो, 30 अक्टूबर को दिया हो, सर अक्टूबर आ गया लग गया, सर आपको पूरे महीने का 1% देना पड़ेगा। तो 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। सर ये इंटरेस्ट कब तक चलता रहेगा? ये इंटरेस्ट का मीटर कब तक चलेगा? जब तक तुम रिटर्न फाइल नहीं करते थे। तुम अगर अक्टूबर में रिटर्न फाइल नहीं करते, जाके दिसंबर में फाइल करते तो दिसंबर तक ये इंटरेस्ट चलता रहता। तो शुरू कब होते हैं सर? ये सर शुरू होते हैं जैसे आपकी ड्यू डेट एक्सपायर होती है। द डे योर ड्यू डेट गेट्स एक्सपायर, उस दिन से शुरू हो गया मीटर चालू। 31 जुलाई थी तो 1 अगस्त से मीटर चालू। हर महीने का 1% लगता जा रहा है। कब तक? जब तक तुम रिटर्न फाइल नहीं करोगे, टिल द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, जो तुम सेल्फ असेसमेंट करके देते हो, है ना। और अगर तुमने रिटर्न फाइल करी नहीं तो चलता जा रहा है, हर महीने चलता जा रहा है। फिर डिपार्टमेंट कभी किसी साल में जाके रेगुलर असेसमेंट करेगा, और उन्होंने जिस साल में रेगुलर असेसमेंट करा तब तक तुमको पूरा पीछे से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो या तो तुमने सेल्फ असेसमेंट पहले कर ली तो तब तक, या अगर तुमने नहीं करी तो डिपार्टमेंट जब अपनी असेसमेंट करेगा, जिसको अपन बोलते हैं रेगुलर असेसमेंट, तब तक आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा सेक्शन 234A में एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। याद रहेगा 234A किस चीज के लिए है? सर रिटर्न अगर फाइल करने में डिले हो जाए तो। ठीक है, तो बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट, when interest under section 234A payable, interest under section 234A is payable in case of failure to file a return of income on or before the due date mentioned in section 139(1), where an assessee furnishes the return of income after the due date or does not furnish the return of income. Rate of interest, simple interest at the rate of 1% per month or part thereof. पीरियड, सर ये पीरियड कितना लगेगा इंटरेस्ट का?
सर ये पीरियड जो है, दिस पीरियड कमेंसिंग ऑन द डेट ऑफ इमीडिएटली फॉलोइंग द ड्यू डेट, ये शुरू कब से हो रहा है? इमीडिएटली फॉलोइंग द ड्यू डेट, यानी कि 31 जुलाई अगर लास्ट डेट थी तो इमीडिएटली फॉलोइंग द ड्यू डेट 1 अगस्त से आपका मीटर चालू हो गया। और खत्म कब होगा सर ये? एंड एंडिंग ऑन द फॉलोइंग डेट्स। अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया, रिटर्न इज फर्निश्ड आफ्टर द ड्यू डेट, तो शुरू तो कब हुआ था? शुरू हुआ था इमीडिएटली आफ्टर द ड्यू डेट। और खत्म कब होगा सर? जब आपने रिटर्न फाइल कर दी तो डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। एंड कब हो रहा है? ये देखो लिखा हुआ है एंडिंग ऑन, एंडिंग ऑन, देखो हाईलाइट करूं, एंडिंग ऑन द फॉलोइंग डेट्स, द डेट ऑफ रिटर्न ऑफ, डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। और सर अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, व्हेन नो रिटर्न इज फर्निश्ड, तो सर जब डिपार्टमेंट अपनी रेगुलर असेसमेंट करेगा उस दिन खत्म होगा। द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट बाय डिपार्टमेंट। समझ में आ गया सर? आ गया समझ। यानी कि बिलेटेड रिटर्न के साथ हम जब टैक्स के साथ जो इंटरेस्ट देते हैं सर, वो इंटरेस्ट लगता है सेक्शन 234A में। हाँ अब समझ में आ रहा है तुमको, ठीक है। अब यहां तक ना कहानी बहुत अच्छी चल रही थी, इसमें कोई बुराई नहीं थी, ये सबके सामने सत्य था कि ऐसा ऐसा कहानी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं था। फिर क्या हुआ? पिछले से पिछले साल एक फाइनेंस एक्ट में एक प्रोविजन लाया गया और जिसके ऊपर बहुत डिस्प्यूट हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर पहुंचा है। बोला गया कि रिटर्न फाइल करो टाइम से, और ये बहुत स्ट्रिक्ट कंप्लायंस बनाए गए कि तुम लोग क्या समझते हो कि तुमको टाइम से रिटर्न नहीं फाइल करना चाहिए? तुम लोग 234A में थोड़ा सा इंटरेस्ट देते हो और बोलते हो हाँ ठीक है, इंटरेस्ट मांग रहे थे ना, दे तो दिया। तो गवर्नमेंट ने एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहती थी कि नहीं, उनको समय से पैसा मिले, उनको समय से पैसा मिले, ठीक है। असेसी बोलता था भैया पैसा तो मिल रहा है ना। तो जो लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्टूडेंट है ना, वो FM के स्टूडेंट जानते हैं, बहुत अच्छे से ये बात जानते हैं कि प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड की रिक्वायरमेंट अगर टाइमली हो जाए ना तो उसका मजा ही अलग है। मतलब आपको एक कंपनी को जब पैसा चाहिए तब चाहिए, अगर उस समय पे राइट टाइम पे पैसा मिल जाए तो कंपनी ग्रोथ करती है, बाद में मिल भी गया तो क्या है ना। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट को जब पैसा चाहिए तो टाइम से पैसा आना चाहिए ना, टाइम से आए ना। बाद में आपने दिया भी तो यार फिर आपके ऊपर क्या कंप्लायंस बनाया? आप इंटरेस्ट पे करके बोल रहे हो, एहसान कर दिया कि हम इंटरेस्ट देके। टाइम से आपको बोला था ड्यू डेट तक दो, तो देते क्यों नहीं हो तुम लोग, है ना। आज मेरे ये खूबसूरत बच्चे जो मुझको सुन रहे हैं, अगर तुम आज टाइम से पढ़ लोगे, आज अभी ये राइट टाइम है, एग्जाम से 1 महीने पहले राइट टाइम नहीं होता, उस दिन सब पढ़ रहे होते, ये राइट टाइम है। जो आज पढ़ रहा है ना, अभी देखो कितने वॉचिंग है, ये पास होने वाले हैं, ये पास होंगे, ये राइट टाइम पे अपना टाइम डिवोट कर रहे हैं, अपनी मेहनत दे रहे हैं। तो आज जो करेगा ना उसको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, है ना। तो गवर्नमेंट ने बोला कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाओ यार, तुमको टाइम से ड्यू डेट से पहले पहले या ड्यू डेट तक अपनी रिटर्न फाइल करनी है। जैसे मैं अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ कि तुमको टाइम से पास होना है, पास तुम होगे, ये तय बात है, पर समय से हो जाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो क्या बोला गया कि आपको तुमको टाइम तक 31 जुलाई तक या 30 सितंबर तक या 30 नवंबर तक जो भी ड्यू डेट है तब तक अपनी रिटर्न फाइल कर दो। नहीं करोगे तो 234A का इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा। एक और सेक्शन आया स्ट्रिक्ट करने के लिए, और वो बोला सेक्शन 234F। सर ये क्या है? बोला अगर तुमने टाइम से रिटर्न फाइल नहीं करी तो तुम्हारे ऊपर लेट फीस लगेगी। लेट फीस? इंटरेस्ट तो लगता ही है ना, इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा। 234A में 1% फीस भी देनी पड़ेगी। मतलब कि जैसे ही तुम्हारा टाइम खत्म हुआ 31 जुलाई ड्यू डेट का, तुमको फीस पे करनी पड़ेगी, लेट फीस, कि तुम लेट हो गए। लेट वो क्या होता है सर? सर तुमको देना पड़ेगा 5,000 रुपए लेट फीस। यानी कि तुमको क्या देना पड़ेगा सर? 1 मिनट, आप ये कह रहे हो कि अगर हम लेट हो गए तो हमको टैक्स भी देना पड़ेगा? हाँ, प्लस इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा क्योंकि लेट तो हो ही गए 234A में। हाँ, प्लस फीस भी देनी पड़ेगी। हाँ, इंटरेस्ट तुमको देना पड़ेगा 234A में और फीस तुमको देनी पड़ेगी 234F में। और फीस तुम्हारी फिक्स है 5,000 रुपए तुम्हारे ऊपर अब फीस लगेगी। और 5,000 रुपए भी मैं आपको बता दूं,
अभी लेट हो गया तो वो खाली 31 दिसंबर तक है आपके असेसमेंट ईयर में। अगर 31 दिसंबर तक भी तुमने टाइम से रिटर्न फाइल नहीं करी तो इंटरेस्ट का मीटर तो चालू ही है। 31 दिसंबर के बाद अगर तुमने रिटर्न फाइल करी ना तो 5,000 नहीं लेंगे तुमसे। तो नहीं लोगे? हाँ, तो नहीं लेंगे तो 10,000 लेंगे। कितना लेंगे? 10,000। ये तो यार जबरदस्ती यार, ये तो झगड़ा करने वाली बात है। झगड़ा नहीं सर, ये गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस हैं कि आप रिटर्न फाइल करे ही करें। ठीक है सर। तो क्या बोला गया? फीस फॉर डिफॉल्ट इन फंडिंग रिटर्न ऑफ इनकम, फीस ऑफ ₹5,000 और ₹10,000 पेमेंट फॉर डिले इन फंडिंग रिटर्न ऑफ इनकम। मैं अभी ये पढ़ रहा हूँ अपनी स्क्रीन पे, तो मुझे ये रेड कलर का बैकग्राउंड थोड़ा सा वाइब्रेंट लग रहा है, आपको भी लग रहा हो तो एक्सट्रीमली सॉरी। पर मेरा कहने का मकसद क्या है वो आपको समझ में आ रहा है। अगर आपने रिटर्न टाइम से फाइल नहीं करी तो यू हैव टू पे द लेट फीस ऑफ ₹5,000। पर कब तक? 31 दिसंबर तक है। 31 दिसंबर आपका असेसमेंट ईयर का दिसंबर, 31 दिसंबर। अगर आपके असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर के बाद आपने रिटर्न फाइल करी है तो लेट फीस फिर लगेगी आपकी 10,000 रुपए। तो क्या बोल रहे हैं? विदाउट प्रीजुडाइज टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट where the person required to furnish a return of income under section 139 fails to do so, नहीं कर पाए, फेल हो गए रिटर्न फाइल करने में within the prescribed time in section 139(1), he shall pay by way of fees a sum of rupees, देखो, by way of fees a sum of ₹5,000 if the return is furnished ऑन और बिफोर द 31st डे ऑफ दिसंबर। 5,000 अगर आपने रिटर्न फाइल कर दी 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर तक, नहीं तो 10,000 इन एनी अदर केस, यानी कि 31 दिसंबर के बाद आपके ऊपर कितनी फीस लगेगी? 10,000 रुपए। वाह सर वाह, ये तो जबरदस्ती एक परेशान करने वाली बात होगी सर। ऐसे ही सुधरते हैं लोग। अब आप अगर बाहर मास्क नहीं पहनते हो ना, पहले हेलमेट नहीं पहनते तो चालान लगता था, अब हर जना हेलमेट पहन के घूमता है। बताओ कौन नहीं पहन के घूमता? अब जो लोग मास्क नहीं पहनते उनके ऊपर चालान करते। ऐसे ही सुधारा जाता है। लोगों को अपनी जान से ज्यादा ना अपने फाइनेंस की परवाह होती है। जान चली जाए लेकिन नहीं, पैसा नहीं लगना चाहिए। अब पैसा कट रहा है उनका तो मास्क पहन के घूम रहे हैं। तो यही सोच के इन्होंने ये काम करा है। ठीक है, लेकिन ज्यादा परेशानी ना हो छोटे लोगों को ले, तो इन्होंने बोला कि अगर किसी की टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है ना, 5 लाख रुपए तक, तो सर आपको लेट हो गया है तो आपके लिए कम कर रहे हैं, पर लेट फीस तो देनी पड़ेगी कि आपको लगेगी हाँ स्ट्रिक्ट है। तो अगर किसी की इनकम 5 लाख रुपए तक है तो उसके ऊपर फीस 1,000 रुपए लगेगी। किसी की इनकम 5 लाख से ऊपर है तो 5,000 लगेगी 31 दिसंबर तक, और 31 दिसंबर तक भी रिटर्न फाइल नहीं करी तो उसके बाद तो फिर 10,000 देना पड़ेगा। अच्छा, तो ये लिखा हुआ है फीस लगेगी ₹1,000 पेबल इफ टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड ₹5 लाख। अच्छा सर, मान लीजिए मेरी इनकम 4,80,000 है, मैंने टाइम से फाइल नहीं करी तो मुझे फीस देनी पड़ेगी? हाँ। कितनी सर? 1,000। और सर दिसंबर के बाद फाइल करूं तो भी 1,000। 5 लाख वालों के लिए सिर्फ 1,000 ही है, उससे ऊपर वालों के लिए दिसंबर तक 5,000 और दिसंबर के बाद 10,000। तो अभी आगे बढ़ने से पहले ना आपसे चर्चा कर लेना चाहता हूं। सेल्फ असेसमेंट हो गया, ओरिजिनल रिटर्न हो गया, बिलेटेड रिटर्न हो गया, डिफेक्टिव रिटर्न हो गया, रिवाइज रिटर्न हो गया, वॉलंटरी रिटर्न हो गया, कंपल्सरी रिटर्न हो गया, ड्यू डेट्स हो गई, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A हो गया, लेट फीस अंडर सेक्शन 234F हो गया। 10 कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। यहां तक आपको अभी तक आई होप चीजें क्लियर हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, ये 10 कॉन्सेप्ट समझने के बाद अपन को दे रखा है क्वेश्चन दैट राइट ए नोट ऑन पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एग्जेम्प्ट पर्सन फ्रॉम फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो चाहे तो कोई पर्सन को जिसको रिटर्न फाइल करनी है उसको चाहे तो वो एग्जेम्प्ट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 139(1)(c) में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ प्योर पावर, कंप्लीट पावर, एब्सोल्यूट पावर दैट दे विश टू, इफ दे विश टू, वो चाहे तो किसी को भी रिटर्न फाइल करने से एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है
The central government by notification in the official gazette exempt any class or classes of person from the requirement of furnishing a return of income having regard to condition specified in that notification. तो वो कभी भी नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं ऑफिशियल गजेटे में कि ये वाली क्लास ऑफ कैटेगरी, ये वाले क्लास ऑफ पर्सन, इन लोगों को रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है. जैसे उन्होंने निकाल रखा है कि जिनकी भी इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स है, जिनकी भी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, उन लोगों को रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है. तो इसी तरीके से वो चाहें तो दिस कंप्लीट पावर, दिस एब्सोल्यूट पावर इज विद सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये कहां पर पावर है वो भी अपन ने देखा सेक्शन 139 1C में. ठीक है, एक फॉर्मेलिटी वाला बात था, हो गया, कोई बात नहीं. अब आगे देखते हैं अपन, और ये है टर्म, एक्सप्लेन द टर्म रिटर्न ऑफ लॉस. क्या होता है सर? ये रिटर्न ऑफ लॉस क्या होता है? लॉस रिटर्न क्या होती है सर? अगर किसी को लॉस हुआ है तो वो क्यों रिटर्न फाइल करेगा? प्रॉफिट हुआ है, इनकम हुई है, तो इनकम के ऊपर टैक्स बनेगा, तो टैक्स पे करने के लिए वो रिटर्न फाइल करेगा ना सर. किसी को लॉस हुआ है तो सर हमने कंपलसरी रिटर्न में कॉन्सेप्ट को समझा था कि अगर आप कंपनी हो या फर्म हो, आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको रिटर्न फाइल करनी है. तो अगर किसी कंपनी को लॉस हुआ है तो दे हैव टू फाइल द रिटर्न ऑफ लॉस. तो दिस इज नोन एज रिटर्न ऑफ लॉस. लेकिन रिटर्न ऑफ लॉस का पर्पस यहां पर जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये नहीं है. कंपनी और फर्म को तो अपनी इनकम शो करनी है, वेदर इट इज इन प्लस वैल्यू और वेदर इट इज इन माइनस वैल्यू. अब वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, उनको शो करना है. पर रिटर्न ऑफ लॉस फाइल करना बहुत जरूरी है. वो ये कारण से सिर्फ कंपनी फर्म्स को ही नहीं, और भी कोई बिजनेसेस वगैरह हैं उनको भी. क्यों? क्योंकि सर कुछ ऐसी जगह हैं लाइक पीजीबीपी हो गई, आपकी बिजनेस इनकम हो गई, आपकी स्पेक्युलेटिव इनकम हो गई, आपकी कैपिटल गेन की इनकम हो गई, आपकी विनिंग फ्रॉम लॉटरी से इनकम हो गई. अगर मान लीजिए इन जगहों पर आपको लॉस हो जाए, आपको बिजनेस में लॉस हो जाए, आपको स्पेक्युलेशन लॉस हो जाए, आपको कैपिटल गेन की जगह कैपिटल लॉस हो जाए, तो सर अगर आपको ये रिटर्न फाइल कर दीजिए. लॉस है पर रिटर्न फाइल कर दीजिए सर. सर रिटर्न फाइल कर दोगे ना तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी. तो अगले साल जब आपको प्रॉफिट होगा तो जो इस साल का लॉस हुआ था वो उसके साथ सेट ऑफ हो जाएगा, सीधी बात. लेकिन अगर आपने ये रिटर्न ऑफ लॉस फाइल नहीं करी, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट यू हैव अ बिजनेस लॉस, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट यू हैव अ कैपिटल गेन लॉस, you have a speculative loss, and then also you didn't file the return of loss, तो सर फिर ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी और अगले साल के प्रॉफिट से इनको सेट ऑफ नहीं करेंगे. तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ लॉस? कि सर आपको ये शो तो करना पड़ेगा ना कि आपको लॉस हुआ है. ये शो करोगे आपको लॉस हुआ है तो अगले साल के प्रॉफिट से तभी तो एडजस्ट करोगे. आप अगले साल का प्रॉफिट आया, आप कह रहे हो मेरे को पिछले साल लॉस हुआ था, कहां हुआ था? रिटर्न दिखाओ, कहां है रिटर्न? रिटर्न तो फाइल करी नहीं थी. तो आपके पास बेस तो होना चाहिए ना कि देखो पिछले साल रिटर्न फाइल करी थी, उसमें लॉस शो करा था. देन ओनली आपको ये बेनिफिट मिलेगा. अब अगर आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो गया, कैसे लॉस हो गया? सर आपको कोई इनकम आती नहीं है, आपने घर किराए पे दे नहीं रखा, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो जीएवी एनएवी निल है आपकी. लेकिन वो घर आपने लोन लेके बनाया तो आपका इंटरेस्ट जाता है, तो लॉस बनता है ना. तो 24B में आपको रिडक्शन मिला, आपका खाली इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल माइनस हुआ, तो आखिर में आपको लॉस हुआ. अब अगर आपने वो रिटर्न फाइल नहीं करी तो भी वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होने के सेट ऑफ हो जाएगी. क्यों? क्योंकि आप सच बोल रहे हो. गवर्नमेंट ये पता कर सकती है कि हाँ सच में बैंक के पास इंटरेस्ट जाता है. तो जहां पे गवर्नमेंट पता कर सकती है वहां पर उन्होंने इतना मैंडेट नहीं करा, पर जहां पे गवर्नमेंट पता नहीं कर पाती वहां पर उन्होंने कहा कि आपके ऊपर ये मैंडेट है कि आपको रिटर्न ऑफ लॉस फाइल करना पड़ेगा. देन ओनली यू कैन कैरी फॉरवर्ड द सेम एंड देन ओनली यू कैन सेट ऑफ इन नेक्स्ट ईयर. तो व्हाट इज रिटर्न ऑफ लॉस? आप देखते हैं अपन, ये देखो, प्रोविजन रिलेटिंग टू फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ लॉस, या इसको लॉस रिटर्न भी बोलते हैं. इफ एनी पर्सन हैज सस्टेन अ लॉस इन एनी प्रीवियस ईयर अंडर पीजीबीपी, स्पेकुलेशन लॉस, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस. ये लो देखो, याद हो गए, टोटल 5 है, उसमें से 3 तो अपने बिजनेस के हो गए. कौन कौन से रिटर्न ऑफ लॉस फाइल करने ही करने हैं? बिजनेस नॉर्मल लॉस, स्पेकुलेटिव लॉस, स्पेसिफाइड लॉस, कैपिटल गेन लॉस और लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्स. तो सर इनके अगले साल आपको कैरी फॉरवर्ड करने का तो ही मौका मिलेगा और तभी अगले साल सेट ऑफ होंगे.
then such laws can be carried forward instead of only if the person furnishes a written of laws in the prescribed form and containing prescribed particulars on or before the due dates. तो ये मैं कहता हूं कि इस चैप्टर के जो मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं ना, जो मोटे कॉन्सेप्ट्स है जो कि आपके एग्जाम्स में 100% चांस बन जाता है कि हिट होंगे, वो मैंने यहां तक करवा दिया। अब जो मैं अब कॉन्सेप्ट छेड़ने वाला हूं उसके चांसेस प्लस माइनस है, किसी के आ भी गए नहीं भी आए, लेकिन आ भी गए तो चांस तो है ना, चांस तो है, इतना ज्यादा चांस नहीं है। तो अब हम उन कॉन्सेप्ट्स को देख रहे हैं, आइए वो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका, देखो यहां से देखो तो ये क्वेश्चंस आ रखे हैं, देखो ये एक बार एग्जाम में आया, फिर और दूसरी बार आया, ये देखो कितनी बार तो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं 4 मार्क्स के 4 मार्क्स से। ये आपसे बोल रहे हैं कि सर परमानेंट अकाउंट नंबर कौन से सर्कमस्टांसेस में आपको चाहिए होता है। आपको जब भी रिटर्न फाइल करनी होती है तो यू हैव टू नीड परमानेंट अकाउंट नंबर, आपको डिपार्टमेंट की तरफ से पैन नंबर दिया जाता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो ये आपको कौन से सर्कमस्टांसेस में चाहिए होता है और कब तक चाहिए होता है। तो ये एक छोटी सी लिस्ट है, मैं आपके साथ बात करते करते डिस्कस कर लेता हूँ। अदरवाइज आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम ए स्टूडेंट की ये जो लिस्ट आपको मैंने दी है, ये नोट्स जो मैंने आपको प्रोवाइड करा है, आप एक बार इसको गो थ्रू करेंगे और खुद से एक बार एग्जाम में जाने से पहले जरूर देखेंगे। फिर भी मैं आपके साथ वो सर्कमस्टांसेस और वो टाइम लिमिट देख लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, दीज आर द सर्कमस्टांसेस कि ये चीजें होंगी तो आपको पैन नंबर चाहिए, और परमानेंट अकाउंट नंबर लेने के लिए आपके पास ये है टाइम लिमिट। तो देखिए सर, पहला केस, जब आपकी टोटल इनकम whose total income exceeded the maximum amount of not chargeable to tax, तो अगर आपकी इनकम मैक्सिमम लिमिट जो कि चार्जेबल टू टैक्स नहीं है उससे बढ़ चुकी है, यानी कि अब आपके ऊपर चार्ज लगेगा टैक्स का, तो सर आपको पैन नंबर चाहिए होगा। तो सर पिछले साल आपने इतना कमा लिया है कि अब आपकी इनकम बढ़ गई है, पर पिछले साल आपके पास पैन था नहीं, परमानेंट अकाउंट नंबर था नहीं, अब आपको जब टैक्स पे करने तो पैन चाहिए। सर असेसमेंट ईयर के 31 मई तक, असेसमेंट ईयर चालू हुआ अप्रैल में, अप्रैल और मई 31 मई तक पैन ले लीजिए। तो कब तक आपको पैन ले लेना है? ऑन और बिफोर 31 मई ऑफ द असेसमेंट ईयर इन विच सच इनकम इज असेसेबल। ठीक है, ये हो गया पहली बात। दूसरी बात, सर अगर आपका बिजनेस का या प्रोफेशन का टोटल सेल टर्नओवर ग्रॉस से 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो सर आपको अपने फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले पैन लेना जरूरी है। सर अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो 139(4)A में, 139(4)A में बेसिकली चैरिटेबल ट्रस्ट वाली रिटर्न फाइल होती है, ठीक है, तो आपको फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले पैन ऑब्टेन कर लेना है। सर अगर आप रेसिडेंट हो और आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करा है ऑन एन एवरेज 2,50,000 से ज्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में, तो अगर आप 2.5 लाख रुपए जो कि मिनिमम लिमिट होती है उससे ज्यादा का ट्रांजैक्शन कर रहे हो पिछले साल में, तो सर असेसमेंट ईयर चालू होने के 31 मई तक आप पैन ऑब्टेन कर लो। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, कौन से सर्कमस्टांसेस में कब चाहिए होता है वो मैं आपके साथ पढ़ ही रहा हूं। अगर आप मैनेजिंग डायरेक्टर हो, पार्टनर हो, ट्रस्टी हो, ऑथर हो, फाउंडर हो, कर्ता हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, प्रिंसिपल ऑफिसर हो, ठीक है, जहां पर भी आप काम कर रहे हो, तो सर ये जो ऊपर की 4 मैंने बताई, यहां पर आप ये सब पोजीशन पे हो, इनमें से किसी पोजीशन पे हो, तो सर 31 मई, असेसमेंट ईयर के 31 मई तक आप पैन क्या करो, ले लो, परमानेंट अकाउंट नंबर के लिए अप्लाई कर दो। ठीक है, और फिर उसके बाद बहुत फॉर्मेलिटी है, जो भी नोटिफाई करे गवर्नमेंट ने लोगों को, उनको पैन लेना है। कोई स्पेशल क्लास गवर्नमेंट ने बताई कि ये स्पेशल क्लास ऑफ पर्सन है, इनको पैन दिया जाए। असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि इस बंदे के सामने वाले बंदे की इनकम काफी ज्यादा है पर इसने परमानेंट अकाउंट नंबर ले नहीं रखा, ये बहाना बना रहे, तो असेसिंग ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो सुओ मोटो खुद की इच्छा से उसको पैन अलॉट कर सकते हैं। असेसिंग ऑफिसर हैज पावर सुओ मोटो अलॉटमेंट ऑफ पैन। ठीक है, इसके अलावा जिसकी इनकम नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, वो चाहे तो वो भी पैन ले सकता है, पैन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एनी अदर पर्सन में अप्लाई फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन।
तो दीज आर द सर्टेन केसेस जहां पे परमानेंट अकाउंट नंबर की जरूरत है। ठीक है, अब जो अगली मुद्दे वाली बात है वो ये है कि ऐसे कौन कौन से ट्रांजेक्शन है जहां पर पैन की जरूरत पड़ती है। तो देखिए सर, ये जरूर जो जिनको मैं मार्क कर रहा हूं ना, ये तो इंपॉर्टेंट ही है, इनको तो आपको छोड़ना ही नहीं एग्जाम से पहले, ये जरूर देखना, और मैं आपके साथ देखता जा रहा हूं। तो सर, अगर आपने पिछले साल में कोई भी सेल करी है, परचेज करी है मोटर व्हीकल, ठीक है, कोई भी मोटर व्हीकल अगर आपने परचेज करी है, तो सर आपको परमानेंट अकाउंट नंबर की जरूरत पड़ सकती है उस वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन को दिखाने के लिए। सर अब एक स्कूटी खरीदने के लिए भी पैन की जरूरत पड़ेगी? नहीं सर, टू व्हीलर की नहीं, फोर व्हीलर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात हो रखी है, ये बात यहाँ पे लिख दी मैंने, अदर देन टू व्हीलर व्हीकल। तो चार पहियों की गाड़ी अगर आप लेना चाहते हो तो सर परमानेंट अकाउंट नंबर अब तो होना चाहिए ना, इतनी बड़ी गाड़ी ले रहे हो तो। ठीक है, अगर आप बैंक में अपना अकाउंट खुलवा रहे हो, इफ यू आर गोइंग टू बैंक फॉर ओपन एन अकाउंट, तो सर आपको उधर ट्रांजेक्शन करने के लिए पैन चाहिए होगा। सर अगर आप बैंक में एप्लीकेशन दे रहे हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी में एप्लीकेशन दे रहे हो फॉर इशू ऑफ क्रेडिट या डेबिट कार्ड, तो सर उन ट्रांजेक्शन के लिए आपको पैन चाहिए होगा। सर अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हो डिपॉजिटरी के पास कि डीमेटलाइजेशन फॉर्म में आप सिक्योरिटीज रखोगे, तो सर आपको पैन नंबर की जरूरत पड़ेगी। अगर आप होटल में, रेस्टोरेंट में बिल का पेमेंट कर रहे हो और एक ही बारी में बिल 50,000 रुपए से ज्यादा का है, ऐसी कौन सी बर्थडे पार्टी तुमने कर ली, तो सर फिर वो आपसे पैन मांगेंगे कि इतनी मोटी पार्टी है, एक बार में खाना 50,000 रुपए से ज्यादा खाया इसके दोस्तों ने, वाह। ठीक है, अगर आप पेमेंट कर रहे हो, अगर आप कहीं जा रहे हो फॉरेन कंट्री में, सर इफ यू आर ट्रैवलिंग टू अ फॉरेन कंट्री और पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ एनी फॉरेन करेंसी एट एनी वन टाइम, तो अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, दूसरी कंट्री में जा रहे हो और आप बाहर की करेंसी ले रहे हो, इंडिया करेंसी देके उधर की करेंसी लोगे ना, वहां तो वही खर्चा करोगे, और उसका अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो यू नीड टू ऑब्टेन पेन, उसका खर्चा 50,000 रुपए से ज्यादा है तो। ठीक है, अगर आप म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जिसका 50,000 रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, अगर आप कंपनी के बॉन्ड्स, डिबेंचर्स ले रहे हो और वो 50,000 रुपए से ज्यादा हो, अगर आप आरबीआई के बॉन्ड्स वगैरह ले रहे हो जो उन्होंने इशू करे और वो 50,000 रुपए से ज्यादा हो, तो आर यू गेटिंग दिस? ये मैं एक थ्योरी पढ़ रहा हूं, तो यहां पर मैं आपको जो भी बताऊंगा, इट इज दिस लैंग्वेज इज वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर। तो ये अभी 2-3 पॉइंट और बचते हैं, मैंने आपको नोट्स दिए हैं। आई पर्सनली अर्ज, मैंने अभी कभी भी आपको आज तक, आज लास्ट क्लास है, मैंने आपको कभी होमवर्क नहीं दिया, पर ये होमवर्क वाली बात नहीं है, ये तो मैं आपको पढ़ा भी दूंगा, देन ऑल्सो यू हैव टू गॉन थ्रू इट। तो इसको जरूर एक बार आप देखिएगा कि कहां कहां पर कौन से सर्कमस्टांसेस में पेन की जरूरत होती है और उसका टाइम लिमिट क्या है कि कब तक परमानेंट अकाउंट नंबर ले ले। ठीक है, और कहां कहां पर पेन की जरूरत पड़ सकती है दिखाने के लिए अगर आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन करोगे। तो ये दिस इज ऑल अबाउट परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए और अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आपके पूछा गया है। ये देखिए 6 मार्क्स में पूछा गया है, सीए में 5 मार्क्स का सीएस में, और बहुत मल्टीपल टाइम से पूछा गया। यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं करा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन पूछा गया और आप लोगों ने ये क्वेश्चन सुना भी होगा कि सर टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स कौन होते हैं, टीआरपी। कौन कौन लोग हैं जो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स बन सकते हैं? सर पहले तो इन्होंने ये बताया कि टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स कौन कौन बन सकते हैं, वो लोग कौन ऑथराइज करेगी अथॉरिटी कि ये क्लास ऑफ पर्सन जो है यही टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स बन सकते हैं, इनके अलावा और कोई टैक्स रिटर्न प्रिपेयर नहीं बन सकता। तो ये बहुत क्लियर करा उन्होंने और बहुत सिंपल तरीके से, लोगों ने पता नहीं क्या क्या पढ़ा हुआ है, मैंने बहुत सिंपल तरीके से लिमिटेड 4 से 5 पॉइंट रखे कि आपके पास टीआरपी का कॉन्सेप्ट पहुंचा सकूं। तो देखिए सबसे पहले एप्लीकेबल, ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है? दिस सेक्शन प्रोवाइड्स that for the purpose of enabling any specified class or classes of person, कुछ क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन को स्पेसिफाई किया गया, वो कौन है वो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सो इट इज a specified class or classes of person to prepare and furnish their return of income. The CBDT may notify a scheme to provide that such person may furnish their return of income through a tax return preparers authorized to act as under the scheme. तो सर अब होता क्या है, मेरी बात अच्छे से समझना आप लोग। जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हो ना, व्हेन यू आर फाइलिंग द रिटर्न, तो आपको एक जनरल, हम लोग तो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हम लोगों ने तो कॉस्टिंग, अकाउंटेंसी, टैक्सेशन को बहुत डीप तरीके से पढ़ा है।
बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो वी आर अवेयर ऑफ ऑल दी पॉइंट्स रिलेटेड टू इट। लेकिन जो लोग इस स्ट्रीम से नहीं है उनके लिए तो ये एक बहुत ही बड़ा फंडा है कि ये करना क्या है, रिटर्न कैसे फाइल करनी है, क्योंकि इनकम तो पूरी दुनिया कमा रही है ना। अब वो भले साइंस स्ट्रीम का हो, आर्ट्स स्ट्रीम का हो, आर्टिस्ट हो, प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, डिटेक्टिव हो, जरूरी थोड़ी ना वो सारे CA होंगे। तो अगर वो लोग इनकम अर्न कर रहे हैं तो उनके लिए भी एक कॉल है कि सर इसके ऊपर एग्जैक्टली कितना रिटर्न, कितना टैक्स बनना चाहिए, बाकी सब लोगों को जो बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट हमें कैसे मिलेगा। तो उसके लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो अप्लाई करते हैं कि सर हम उन लोगों की मदद कर सकते हैं, तो वो लोग एग्जाम वगैरह देते हैं टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स का, और वो लोग अगर उस एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं तो वो बन जाते हैं TRP। ठीक है, वो एक क्लास ऑफ पर्सन है। वो कौन कौन से लोग हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स होते कौन है, हियर इट इज। टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स मींस एनी इंडिविजुअल who has been authorized to act as tax return preparers under aforesaid scheme। एक बात तो क्लियर है, ये खाली इंडिविजुअल ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कोई कंपनी वगैरह नहीं अप्लाई कर सकती कि वो TRP बन जाए। हम कंपनी बोले कि बीइंग कंपनी हम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स हैं, हमसे भरवाओ, नहीं। टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स हमेशा कौन बनेंगे, इंडिविजुअल जिनको ऑथराइज करा गया है टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करने के लिए एज पर द स्कीम। ठीक है, अब सीधी बात यह है कि एग्जाम में हिट क्या होता है, एग्जाम में हिट होता है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं हु आर नॉट एलिजिबल टू बिकम TRP। मैं यहां पर आपको एक बहुत सिंपल बात बताता हूं। दोज हु आर टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स, आई हैव ऑटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर देम, पूरी दिल से मैं उनकी इज्जत करता हूं। पर यहां पर ना मैं ये बात आपको सिखाने के लिए बोल रहा हूं कि जो बड़े लोग होते हैं ना उनको TRP बनने का मौका नहीं मिलता। हाँ, ऐसे याद करना, जो बड़े लोग हैं ना, अपने को नहीं बनना TRP, अपन बड़े लोग हैं। तो अब है कौन कौन से वो लेकर देखते हैं। द फॉलोइंग कैन नॉट बिकम द टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स, द ऑफिसर ऑफ द शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक के जो भी ऑफिसर्स हैं, लाइक माय वाइफ इज अ सीनियर मैनेजर इन बैंक ऑफ बड़ौदा, तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा की सीनियर मैनेजर है, वो ऑफिसर है उस बैंक की, तो वो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कभी नहीं बन सकती, कभी अप्लाई नहीं कर सकती उसके लिए। लीगल प्रैक्टिशनर, मैंने एडवोकेट, मैंने LLB करा हुआ है लेकिन मैंने कभी प्रैक्टिस वगैरह उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ। चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर मेरा तो स्कोप ही नहीं है कहीं पर भी। तो क्या बात हो रहा है कि बैंक का कोई ऑफिसर नहीं कर सकता अप्लाई, सर लीगल प्रैक्टिशनर कभी अप्लाई नहीं कर सकता TRP के लिए, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट कभी टैक्स रिटर्न प्रिपेयर नहीं बन सकता, और एन एम्प्लॉय ऑफ अ स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन, एन एम्प्लॉय ऑफ अ स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन। अब ये स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन का एम्प्लॉय, ये होता कौन है स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन। तो सर यहां पर बताया गया कि सिंस अ कंपनी एंड अ पर्सन हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB एंड अदर लॉ आर not a specified class of person, hence the employee of a company and the employee of a person whose accounts are required to be audited under 44AB under other law can become TRP। तो बोला गया कि सर जो कंपनी 44AB में फॉल करती है ना, जिसका ऑडिट होता है, तो उसके एम्प्लॉयज भी उसी में आते हैं। तो जिस कंपनी का 44AB में ऑडिट हो रहा है उसके एम्प्लॉय TRP के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, यहां पर समझाया गया कि स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन कौन होते हैं। तो बोला कि स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन मींस एनी अदर पर्सन, एनी पर्सन अदर देन, कोई भी हो सकते हैं अदर देन कंपनी, कंपनी नहीं बन सकती TRP, और अ पर्सन हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB, और उस कंपनी में वो लोग, वो एम्प्लॉइज जिनके ऊपर ऑडिट लगा है सेक्शन 44AB का। ठीक है, तो ये लोग TRP के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब अगर आपने एक टैक्स रिटर्न प्रिपेयर के पास गए और बोले कि सर ये मेरी बात है, आप लोगों ने एग्जाम पास करा, आपको आइडिया है, तो सर टैक्स रिटर्न प्रिपेयर क्या करता है, आपकी सारी चीजों को कंसिडर करते हैं और आपकी रिटर्न फाइल करते हैं, और आखिरी में क्योंकि वो ऑथराइज्ड है, वो आखिरी में अपनी स्टैंप लगाता है। तो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर टू अफिक्स सिग्नेचर, अपनी सिग्नेचर और स्टैंप को लगाता है और ये ऑथराइज करता है कि रिटर्न उसके द्वारा भरी गई है। So TRP shall assist the person in furnishing the return of income in a manner that will be specified in the scheme and shall also affix his signature on such return। तो एक ये क्वेश्चन आता है कि टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कौन होता है, और एक लास्ट आज का टॉपिक, और आज देखिए कितनी छोटी क्लास हुई है, आई गेस 2 घंटे का भी क्लास नहीं हो पाया, तो ये है टॉपिक छोटा सा ही है,
बस वो जो मैंने शुरू में 1 घंटा आपको फोकस करके सारा खींच लिया ना, आपने जिस हिसाब से खींचा हमारी स्पीड एकदम बढ़ गई। तो आओ अब लास्ट टॉपिक क्या है, वो ये टॉपिक है कि सर जो भी रिटर्न फाइल कर रहा है ना उसको वेरीफाई कौन करेगा। ये पूछने वाली बात है। सर अगर मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूं तो मैं ही वेरीफाई करूंगा, अगर विशाल सोमी फाइल कर रहा है तो विशाल सोमी वेरीफाई करेगा ना कि हाँ ये इनकम जो ऊपर बताई गई है वो सब कुछ सही है, द इनकम filled in above statement is completely true as per my best knowledge, ये सब तो मैं ही भरूंगा ना। तो अगर मैं यहाँ पर इंडिया में नहीं हूं इन केस, तो क्या मैं किसी को ऑथराइज कर जाऊं या क्या सीन है। तो देखिए ये एक क्वेश्चन लास्ट मेरे साथ पढ़ लीजिए और फिर आप बहुत जल्दी आज फ्री हो गए, एंजॉय कीजिए। ये क्वेश्चन है कि स्पेसिफाई द पर्सन हु आर ऑथराइज्ड टू वेरीफाई रिटर्न अंडर सेक्शन 140। अब ये सर कितना बड़ा है, कितना समय लगेगा, बच्चे पूछ रहे हैं क्लास कब तक चलेगी। तो सर ये सब छोड़ दो, आपको पता है जब पर्सन की बात आती है तो हम लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ लिया था कि पर्सन के डेफिनेशन में 7 लोग ही आते हैं, इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOP, BOI, एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, उन्हीं की बात करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। देखिए सर अगर आप इंडिविजुअल हो तो इंडिविजुअल में कौन ऑथराइज करेगा, सर इंडिविजुअल खुद, बाय द इंडिविजुअल हिमसेल्फ। अगर सर इंडिविजुअल इंडिया से एब्सेंट है तो सर उसने जिसको भी ऑथराइज करा होगा वो, ये सारी लैंग्वेज आप मत पढ़ना, आपके पास नोट्स अवेलेबल है, मैं जो बोल रहा हूँ बस उसको सुनते जाओ, आपको अगले 10 मिनट में ये भी खत्म। तो अगर इंडिविजुअल खुद की रिटर्न फाइल कर रहा है तो वो खुद ही वेरीफाई करेगा। अगर वो इंडिया से एब्सेंट है तो वो जिसको ऑथराइज करके गया है वो फाइल, वो उसके ऊपर सिग्नेचर करेगा, वेरीफाई करेगा कि हाँ इट इज कंप्लीटली द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अंडर दिस रिटर्न इज कंप्लीटली ट्रू। थर्ड इज अगर वो इंडिविजुअल जो है वो मेंटली इनकैपेसिटेड है फॉर अटेंडिंग टू हिज अफेयर्स, तो फिर सर जो भी उसका गार्जियन होगा वो और एनी अदर पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू एक्ट ऑन दिस बिहाफ, तो जो भी गार्जियन है या जो भी कॉम्पिटेंट है उसके बिहाफ पे वो सर वेरीफाई करेगा। सर अगर वो मेंटली इनकैपेसिटेड है तो उसकी इनकम कहाँ से हो रही है, सर हो सकता है कि कोई पर्सन रिटायर हो गया, उसको पेंशन रिसीव हो रहा है, पेंशन रिसीव करते वक्त उसकी दिमाग की हालत उस टाइम पे खराब हो गई होगी, ठीक है, तो उसकी इनकम तो बन रही है ना, उसको इनकम तो रिसीव हो रही है ना, भारत सरकार से मिल रही है पेंशन, हो सकता है ना। और फोर्थ, अच्छा इसके अलावा और कोई भी रीजन हो, वेयर फॉर एनी अदर रीजन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द इंडिविजुअल टू वेरीफाई द रिटर्न, तो फिर सर उसने जिसको भी ऑथराइज करा अपने बिहाफ पे वो साइन करेगा। तो इंडिविजुअल में क्लियर है, इंडिविजुअल खुद करेगा, अगर वो इंडिया में नहीं है तो उसने जिसको ऑथराइज करा है वो वेरीफाई करेगा। अगर वो मेंटली इनकैपेसिटेटेड हो गया है, वो इतना लायक नहीं है समझने के लिए कि क्या चीजें हैं, तो जो भी पर्सन कॉम्पिटेंट होगा उसके बिहाफ पे वो साइन करेगा। और इसके अलावा और कोई रीजन निकल के आ गया तो सर इंडिविजुअल ने जिसको ऑथराइज करा है वो वेरीफाई कर लेगा रिटर्न को। ये हो गया इंडिविजुअल का केस। लेट्स कम टू HUF। सर HUF में कर्ता करेगा वेरीफाई, और अगर कर्ता इंडिया में नहीं है, एब्सेंट है इंडिया से, या वो मेंटली इनकैपेसिटेटेड हो गया कर्ता ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टू अटेंड द अफेयर्स, तो उनके बाद उस घर में जो भी सबसे एडल्ट मेंबर होगा, कर्ता सबसे बड़ा होता है, उसके बाद जो भी सबसे एडल्ट मेंबर होगा उस घर का वो वेरीफाई करेगा। ये हो गया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। अब आते हैं सर कंपनी का। कंपनी का ही ध्यान देना, यही याद करना है, बाकी सबके तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं तो याद रहते ही हैं। देखिए सर कंपनी में हमेशा मैनेजिंग डायरेक्टर, जो भी कंपनी का MD होगा वो वेरीफाई करेगा। अगर मैनेजिंग डायरेक्टर अवेलेबल नहीं है तो फिर कंपनी का कोई भी डायरेक्टर वेरीफाई कर लेगा। तो इफ देयर इज नो मैनेजिंग डायरेक्टर देन बाय एनी डायरेक्टर। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि सर अगर कंपनी नॉन रेसिडेंट है तो सर अगर कंपनी नॉन रेसिडेंट है, यहाँ की कंपनी नहीं है, रेसिडेंट कंपनी नहीं है, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस नॉन रेसिडेंट आ रहा है कंपनी का, तो सर फिर उसको यहाँ पर कंपनी को यहाँ पे किसी भी पर्सन को वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी देनी पड़ेगी। ये देखिए पूरी आराम से देखिए स्क्रीन को, हियर इट इज। तो अगर कंपनी नॉन रेसिडेंट है तो उसको वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी देनी पड़ेगी किसी भी पर्सन को, कि वो पर्सन फिर वेरीफाई करे इंडिया में कि हाँ सब कुछ करेक्ट है। थर्ड इज अगर कंपनी बंद हो रही है तो सर अब कंपनी बंद हो रही है तो मैनेजिंग डायरेक्टर्स के हाथ में अब कुछ भी नहीं बचा है, शेयर होल्डर्स का विश्वास खत्म हो गया है, कोई भी कारण से अब कंपनी बंद हो रही है, तो सर अब कंपनी को बंद करने में मेन रोल, मुख्य भूमिका जो निभाता है वो होता है लिक्विडेटर। तो सर उस टाइम पे लिक्विडेटर ऑफ जो कंपनी होगा वही रिटर्न को वेरीफाई करेगा।
अगर कंपनी का मैनेजमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया है तो सर, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया है तो सर प्रिंसिपल ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी और वो प्रिंसिपल ऑफिसर ही वेरीफाई करेगा। ठीक है सर। सर अगर कंपनी की एप्लीकेशन जो है वो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के आगे एडमिट हो गई है और अब वो इंसॉल्वेंट हो रही है, कंपनी खत्म हो रही है, तो सर फिर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट करेंगे और वो ही वेरीफाई करेंगे। तो इंसॉल्वेंसी, कंपनी इंसॉल्वेंट हो रही है, कंपनी का दिवालिया निकल गया है, कंपनी अब इस लायक नहीं है कि पेमेंट कर सके, ये सारी बातें हो गई हैं, तो ये एप्लीकेशन अब कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के आगे एडमिट हो चुकी है। तो ये जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है जो ये सब कुछ देखती है, तो वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपॉइंट करेगी। किसको अपॉइंट करेगी सर? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को करेगी और वो रिटर्न को वेरीफाई करेगा। तो टोटल मुद्दे की बात देखी जाए तो 5 केसेस हैं। 5 केसेस में एमडी करेगा, एमडी नहीं है तो फिर कोई भी डायरेक्टर। ठीक है। दूसरा केस क्या है सर? दूसरा केस ये है कि अगर कंपनी रेसिडेंट नहीं है तो वो यहाँ पे किसी पर्सन को पावर ऑफ अटॉर्नी देगी और ऑथराइज करेगी कि तुम हमारे बिहाफ पे वेरीफाई करो। तीसरा, अगर कंपनी वाउंड अप हो रही है तो सर लिक्विडेटर। चौथा, अगर कंपनी को टेक ओवर कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिंसिपल ऑफिसर अपॉइंट करेगी। और अगर कंपनी एप्लीकेशन देके अब ये बता रही है कि वो इंसॉल्वेंट हो गई है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने उसकी एप्लीकेशन को एडमिट कर लिया, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट करेगी और वो वेरीफाई करेगा। तो ये हो गया कंपनी की बात। लेट्स कम टू द फर्म। सर फर्म में हमेशा जो मैनेजिंग पार्टनर होगा वो रिटर्न को वेरीफाई करेगा। अगर वो अवेलेबल नहीं है किसी भी रीजन से तो सर कोई भी पार्टनर, एनी पार्टनर, इफ मैनेजिंग पार्टनर इज नॉट अवेलेबल तो फिर कोई भी और पार्टनर जो बाकी पार्टनर्स हैं वो वेरीफाई कर देंगे रिटर्न को। हाँ, तो बस शर्तें, पार्टनर्स जो भी होंगे उसमें और कोई पार्टनर जो वेरीफाई कर रहा है वो माइनर नहीं होना चाहिए, नॉट बीइंग अ माइनर। क्लियर बात, याद रखना ये बात, क्वेश्चन अगर आ जाए तो। ठीक है। 4th पॉइंट सर, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो सर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में मैनेजिंग पार्टनर नहीं होता, वो उसमें होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो जिसको आपने डेजिग्नेशन दी है कि भैया तुम ही ये सब काम करोगे, तो जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है सर वो वेरीफाई करेगा। और अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर किसी भी वजह से अवेलेबल नहीं है वेरीफाई करने के लिए तो कोई भी पार्टनर। ठीक है सर। लोकल अथॉरिटी में प्रिंसिपल ऑफिसर वेरीफाई करता है, पॉलिटिकल पार्टी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वेरीफाई करता है, और एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन में प्रिंसिपल ऑफिसर, और इसके अलावा और कोई भी पर्सन आ गया तो सर जो भी कॉम्पिटेंट होगा वो वेरीफाई करेगा। तो ये सिंपल सी बात थी। तो आपको मेन याद करना है इंडिविजुअल का, एचयूएफ का, कंपनी का, फर्म का, एलएलपी का, बस। ठीक है सर। तो इसी के साथ ये छोटा सा चैप्टर लेकिन था इंटरेस्टिंग। तो इस छोटे से चैप्टर को हमने कर लिया कंप्लीट, और मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस की फाइनली आपने अपनी डायरेक्ट टैक्स सीरीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिया है। दिस टॉक इज विद चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स। सीएस और सीएमए के जो भी चैप्टर्स बचे हैं आगे आने वाली क्लासेस में होंगे। अब जब मेरा ये डायरेक्ट टैक्स सीरीज सीए के स्टूडेंट्स के साथ कंप्लीट हो चुका है, मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूं। तो वेरी सून मैं कुछ और न्यूज के साथ आऊंगा और ऑब्वियसली तुम लोगों के साथ कनेक्ट रहूंगा। तब तक के लिए जबरदस्त प्यार बरसाते रहो, कमेंट बॉक्स भर डालो आज। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, विल मीट यू वेरी 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 सून। थैंक यू सो मच।